स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। ठीक है, एक प्यारा सा चैप्टर का रिवीजन लेकर आए, बाय बैक ऑफ शेयर्स। रियल में बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। अगर ये चैप्टर एग्जाम में आता ही है तो पहले उठना, डांस करना और फिर सॉल्व करना, बिकॉज आपके लिए मजा आ गया। स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो भी कंसेप्ट है इस वीडियो में आपको रिवाइज कराऊंगा। इसके अलावा जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो भी रिवाइज करवाऊंगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था तो उस एडजस्टमेंट को भी रिवाइज कराऊंगा। तो एकदम होलसम रिवीजन रहेगा, बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लेना। उसके अलावा रिवीजन वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना देखना, ले पाप हो जाएगा मुन्ना, पहले सब्सक्राइब करना फिर आगे बढ़ना। यस, इसमें एक और बात ध्यान रखना, जो भी मैं बोर्ड नोट्स यूज करूंगा मेरे रिवीजन के समय पे, ये बोर्ड नोट्स मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, आपके सीए इंटरमीडिएट के लिए एक टेलीग्राम चैनल है ओपन फॉर ऑल, जो भी रेलेवेंट चीजें मैं वही पोस्ट करता हूँ, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ये बोर्ड नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। उसके अलावा जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है आप वो लेके बैठ सकते हो। अगर आपको ये वाली क्वेश्चन बैंक चाहिए जहां मैंने सब कुछ सीक्वेंस में डाल रखा है, तो दिस क्वेश्चन बैंक इज अवेलेबल ऑन bbwatchers.com, एकदम नॉर्मल प्राइस में अवेलेबल है। अगर जरूरत लगती है तो बाय करना। रियल में अगर आपके पास दूसरी कोई क्वेश्चन बैंक है, सारे क्वेश्चन कवर्ड है, नहीं जरूरत है बाय करने की, इट इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ बायबैक इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले बायबैक का मतलब क्या होता है? बायबैक का मतलब होता है कंपनी अपने शेयर मार्केट से खुद वापस खरीद लेती है। देखो, एक होता है इशू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है और पैसा ले लेती है। बायबैक में क्या होता है? बायबैक में मान लो कंपनी के पास ज्यादा पैसे पड़े हैं, तो कंपनी सोचती है क्यों ना ये पैसे इक्विटी वालों को लौटा दिए जाए और उनसे उनके शेयर्स बायबैक कर लिए जाए। ऑफकोर्स बायबैक के बारे में जो प्रोसीजरल चीज़ है वो आप सेक्शन 68 लॉ में पढ़ोगे कि वो बायबैक करने के बाद कैंसिल वगैरह कर देना होता है। यहाँ मैं लॉ वाली चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, जो काम की चीज़ें वो पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बायबैक का मतलब समझा, खुद के शेयर्स बायबैक कर लेना। अब इसमें आपको सबसे पहले एंट्री समझनी है, एंट्री क्या होती है। तो एक एग्जांपल ले लेना, मान लो कंपनी के 20,000 शेयर्स है, उसको 25 रुपीज़ में बायबैक करना है और फेस वैल्यू 10 रुपया है। मतलब बायबैक के समय पे कंपनी का फेस वैल्यू 10 है और कंपनी बायबैक के समय पे प्रीमियम कितना देने वाला है? 15 रुपया प्रीमियम देने वाला है। ठीक है, अच्छा एक बात समझना, बायबैक की अकाउंटिंग हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि जिसके पास शेयर्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? तो ध्यान रखना, बायबैक की अकाउंटिंग विल बी डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होने वाली है। तो एंट्री क्या रहेगी? एकदम सिंपल है। देखो, शेयर्स बायबैक कर रहे हो ना आप, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, जो भी प्रीमियम आपने प्रॉमिस किया है वो डेबिट करोगे, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर बॉट बैक अकाउंट क्रेडिट करोगे। बेसिकली देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस, अब वो आप बायबैक कर रहे हो तो डेबिट करोगे, जो प्रीमियम प्रॉमिस किया है उसको डेबिट करोगे। और हमको नॉर्मली पैसा देना होता है ना, तो यहाँ पहले पैसा देते नहीं है डायरेक्टली, पहले पैसा ड्यू करते, तो इसलिए बोलते हैं टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सबको समझता है वाला पार्ट? यस सर। अमाउंट क्या रहेगा? जो भी आपका फेस वैल्यू है, आप 20,000 शेयर्स 10 रुपये बायबैक करोगे फेस वैल्यू के, तो 2 लाख फेस वैल्यू में जाएगा। जो प्रीमियम है, 15 रुपये प्रीमियम दे रहे हो तो उतना अमाउंट प्रीमियम में जाएगा, बाकी सब आपका इक्विटी शेयर्स बॉट बैक में चला जाएगा। उसके अलावा अब मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, जो भी आपने पहले एंट्री में 3 चीजें क्रिएट की है, उन तीनों का अगले 3 एंट्री में कुछ ना कुछ होगा, ऐसे याद रखना। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने इक्विटी शेयर बॉट बैक या इक्विटी शेयर होल्डर को अमाउंट ड्यू कर रखा है, तो अब इनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, तो ये अकाउंट उड़ गया। उसके बाद जो आपने प्रीमियम बोला है कि प्रीमियम देने वाला हो, ये प्रीमियम को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो बस उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस अवेलेबल है तो वो यूज करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर वो कम बढ़ जाता है तो आप फ्री रिजर्व यूज करोगे, और टू प्रीमियम ऑन बायबैक। मतलब दिस प्रीमियम ऑन बायबैक इज अ टेम्पररी अकाउंट, इट इज क्रिएटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ राइट ऑफ। तो पहले क्रिएट करोगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ फ्री रिजर्व से राइट ऑफ कर दोगे। तो देखो, शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो गया, प्रीमियम राइट ऑफ भी हो गया। इसके बाद एक बार आपका प्रीमियम राइट ऑफ हो गया, उसके बाद ये जो आपका फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है, याद है उसका एक और काम करना पड़ता है? याद आया? अरे हाँ सर याद आ रहा है, सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो जितना भी आपने फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक किया है उसका अमाउंट आप फ्री रिजर्व से निकालकर सीआरआर में ट्रांसफर करोगे। अब ऑफकोर्स रिवीजन वीडियो हो गया तो मैं लॉजिक्स में नहीं घुस रहा हूँ, बट आपको रीड करना लॉजिक, तो मैंने यहाँ सब नीचे लिख के दिया हुआ है कि सीआरआर में ट्रांसफर क्यों करते हैं, बट विल स्टिक टू दी जो भी एंट्रीज है वो। ठीक है, लॉजिक्स में अपन ज़्यादा घुसेंगे नहीं, बिकॉज वो क्लास वाली चीज़ है। सुनना, वापस एक बार बता दूं एंट्रीज कैसे मारोगे। अब देखो, समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट किया, प्रीमियम डेबिट किया टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये जो तीनों अकाउंट है उसकी एक एंट्री आएगी। सबसे पहला शेयर होल्डर को पे करना, उसके अलावा प्रीमियम राइट ऑफ करना, उसके अलावा जो कैपिटल का फेस वैल्यू है उतना फ्री रिजर्व से निकालकर सीआरआर में ट्रांसफर कर देना। 4 एंट्री है, पूरा बायबैक यहाँ खत्म हो जाता है, मतलब कंसेप्चुअली। सर इतना ही है? एक और चीज आती है वो बाद में पढ़ेंगे। एनीवेज, अब इसको बेहतर समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम फटाफट से कुछ एग्जांपल्स करेंगे, बट उसके पहले 3 इंपॉर्टेंट नोट। ये जो सीआरआर है
ये सीआरआर में जो आप पैसा ट्रांसफर करोगे वो पैसा कहाँ यूज कर सकती है कंपनी? सिर्फ एक ही जगह पे यूज कर सकती है, वो है बोनस इशू करने में। उसके अलावा आप सीआरआर का पैसा और कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना पहली चीज। उसके अलावा अच्छा, बोनस अगर यूज करना आपको बोनस के लिए तो एंट्री क्या मारोगे? सबसे पहले बोनस शेयर्स को ड्यू करना, तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स, और उसके बाद जो भी शेयर देने वो तो बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहली चीज। सेकंड चीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में। सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉर्मली एक फ्री रिजर्व नहीं होता है, बराबर, बट फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्री रिजर्व। मतलब जब सेक्शन 68 बात करेगा तो वो ये मानेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑल्सो अ फ्री रिजर्व। लेकिन अब होता क्या है, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? क्योंकि फ्री रिजर्व है तो फ्री रिजर्व कहाँ कहाँ यूज करते हैं? एक तो जो आप प्रीमियम प्रॉमिस कर रहे हो उसको राइट ऑफ करने के लिए, बराबर, तो ये जो प्रीमियम आपने प्रॉमिस किया बाईबैक पे, ये राइट ऑफ करने में यू कैन यूज द सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो जब सीआरआर में ट्रांसफर करने की बातें आती है ना, तो फिर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम आप यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स इवन इफ सिक्योरिटी प्रीमियम, इवन इफ इट इज अ फ्री रिजर्व, आप जब प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करने की बातें आएगी तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट जब सीआरआर में ट्रांसफर करने की बातें आएगी तो यू कांट यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सीआरआर में ट्रांसफर आप प्रीमियम छोड़कर जो बाकी फ्री रिजर्व है लाइक पीएनएल, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, वो सब आप यूज करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा सीआरआर में आपको ट्रांसफर करने की जरूरत सिर्फ तब है जब बायबैक आपने कोई न्यू इशू के फंड से नहीं किया। मान लो कभी कभी क्या होता है, मुझे एक क्लास ऑफ शेयर बायबैक करना है, मान लो मुझे इक्विटी शेयर्स को बायबैक करना है, तो मैं मार्केट में पैसा रेस करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर देता हूं। तो जो प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा मिला वो पैसा मैं यूज करूंगा इक्विटी को बायबैक करने के लिए। तो जब जब आपने कोई नया इशू करके ये वाला बायबैक किया है, कोई नया इशू ऑफ शेयर्स करके पुराने वाले का बायबैक किया है, तो जितना आपने नया इशू किया है उतना सीआरआर में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। वापस से, जब जब आपने नया इशू करके पुराने वाले का बायबैक किया है तो फिर पुराने वाले के बायबैक पे सीआरआर में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। कितना? जितना आपने नया वाला इशू किया है। इसको जब मैं एग्जांपल में अमाउंट के साथ समझाऊंगा तो और बेटर समझेगा। बस अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने लिखा भी है, ट्रांसफर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स will not be required from free reserve to CRR when the company issued new shares for the purpose of buyback। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको मैंने एक तरीके से समराइज किया, सुनना। सबसे पहले जब आप बायबैक करते हो, मान लो 25 रुपए के ऊपर बायबैक किया, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। तो जो फेस वैल्यू है, अगर ये फेस वैल्यू का पैसा आपने फ्रेश इशू से रेस किया है तो नो नीड टू ट्रांसफर टू सीआरआर। अच्छा, अगर आपने कोई फ्रेश इशू नहीं किया है तो फिर आपको फ्री रिजर्व से निकालकर जितना भी फेस वैल्यू है उतना सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ध्यान रखना, मान लो 25 का बायबैक कर रहे हो तो 25 विल नॉट बी ट्रांसफर टू सीआरआर, ओनली द अमाउंट ऑफ ₹10 विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर, जो फेस वैल्यू है। उसके अलावा जो बायबैक पे आप प्रीमियम प्रॉमिस करते हो, ये प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वी कैन यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम, वी कैन यूज फ्री रिजर्व्स। एक और बात वापस रिकॉल करवा दूं, सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं यूज करेंगे सर, ठीक है। अब इसको बेहतर समझने के लिए हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये एलडीआर नहीं है लेकिन बेस बिल्डिंग के लिए अच्छा है, तो मैं इसको रीड करूंगा फटाफट से। क्या बोलता है सुनना। एक कंपनी का प्यारा प्यारा बैलेंस शीट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है कंपनी पास्ड रेजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इट इक्विटी शेयर कैपिटल एट ₹15। सबसे पहले कितने शेयर्स बायबैक करने वाले वो निकालो। तो कंपनी के शेयर्स 3 लाख है, उसमें से 20% होंगे बायबैक, मतलब 60,000 शेयर्स बायबैक होने वाले हैं 15 रुपए पे। तो 10 रुपया फेस वैल्यू, 5 रुपया प्रीमियम, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 lakhs फॉर 25 lakhs। 30 लाख के इन्वेस्टमेंट 25 लाख में बेचे, तो 5 लाख के नुकसान में बेचे आपने, ठीक है। तो हमने बायबैक के लिए पैसा कहां से रेज किया? इन्वेस्टमेंट बेचकर। तो हम इस केस में एंट्री कैसे पास करेंगे? पहले बायबैक की एंट्री पास करें या पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री? तो हमेशा पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री पास करना। पहले पैसा जमा करेंगे फिर ही बायबैक कर पाओगे ना यार, तो पहले पैसा जमा करना। तो हमने पहले पैसा जमा किया। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या रहेगी? इन्वेस्टमेंट चले जाएगा बाहर, जो पैसा आएगा वो डेबिट कर दोगे, जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आप बैलेंसिंग फिगर ले लेना, ठीक है। अच्छा, तो पहले आपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसके बाद बायबैक करना है। अब बायबैक सिंपल है, वो 4 एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम टू इक्विटी शेयर्स बॉट बैक। फेस वैल्यू जाएगा कैपिटल में, प्रीमियम जाएगा प्रीमियम में, पूरा पैसा जाएगा शेयर्स बॉट बैक में, ठीक है। आप शेयर्स बॉट बैक की जगह इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अब इन तीनों अकाउंट को कुछ ना कुछ करना है। पहले इसको पे ऑफ करोगे, इक्विटी शेयर बॉट बैक को पे ऑफ किया, फिर प्रीमियम राइट ऑफ करोगे। अब राइट ऑफ करने के लिए देखना तुम्हारे पास प्रीमियम बचा भी है क्या, तो मैं क्वेश्चन मार्क के देखूंगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है मेरे पास? 5 लाख है। राइट ऑफ कितना करना है? 3 लाख, सफिशिएंट बैलेंस, राइट ऑफ किया। उसके बाद जितना फेस वैल्यू है उतना सीआरआर में ट्रांसफर करना। अब सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए कौन सा रिजर्व यूज करे? कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता है,
रेवेन्यू रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, बट उसमें कितना बैलेंस है? 40 लाख का बैलेंस है, 40 लाख का बैलेंस है, 40 लाख। हमको कितना ट्रांसफर करना है? 6 लाख ही ट्रांसफर करना है, तो रेवेन्यू रिजर्व सफिशिएंट है, वो आप यूज कर सकते हो टू ट्रांसफर टू सीआरआर। सिंपल, सबको समझता है? अच्छा, एक बात आपके मन में आ सकती है, सर आपने सीआरआर में ट्रांसफर क्यों किया? आपने तो कहा था जब जब फ्रेश इशू होगा तब ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। यहां तो हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है ना। ओ बेटा, इन्वेस्टमेंट बेचना इज नॉट लाइक फ्रेश इशू। फ्रेश इशू कब होता है? जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो, इक्विटी शेयर इशू करते हो, उससे जो आपने पैसा रेज किया तब वैसा करोगे, तो सीआरआर में ट्रांसफर मत करना। येड़े की तरह इन्वेस्टमेंट बेचने को मत बोलते ना कि सब फ्रेश इशू कर दिया, हाँ रॉन्ग हो जाएगा, फिर बोलोगे मिरेकल मिरेकल, हाँ हाँ मिरेकल, ये हो जाएगा फिर तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो एनीवेज, बढ़िया क्वेश्चन था, हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है समझने के लिए। अगर मैं प्रैक्टिस पर्पज से देखूं तो वी कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, आरटीपी May 24 का क्वेश्चन है। अगेन एलडीआर नहीं है, बट रिवीजन पर्सपेक्टिव से, कंसेप्ट बिल्ड करने के पर्सपेक्टिव से इसको रिवाइज करवा रहा हूं, सुनना क्या बोलता है। पहले कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, वेरी गुड सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन 1 April द कंपनी अनाउंस द बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। पहले देखो कितने शेयर्स बायबैक हो रहे हैं। शेयर्स थे कितने? शेयर्स आपके पास थे 1200 के, बट वो तो कैपिटल है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू करोगे तो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा, बराबर। तो 120 लाख शेयर्स है, उसके 25% आप करने वाले हो बायबैक, मतलब 30 लाख शेयर्स आप बायबैक करोगे। 120 लाख का 25% होएगा बायबैक, दैट इज 30 लाख शेयर्स। 15 पे बायबैक करोगे तो 10 रुपया हो गया फेस वैल्यू, 5 रुपया हो गया प्रीमियम। ठीक है सर। फॉर दिस पर्पज सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 75 लाख। ठीक है सर, ये 1 April को हुआ है। ऑन 5 April द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। On 30th April, the company issued 1 fully paid up equity shares by way of bonus for every 4 shares held। मतलब यहां बेचा भी है, बाईबैक भी किया है और बोनस भी आया। तो अब पहले कौन सा करें? तो देखो 1 April को बाईबैक भी हो रहा है और बेचा भी है, तो इस केस में पहले इन्वेस्टमेंट बेचना, पैसा जमा करना, फिर बाईबैक करना। ठीक है, ये हो जाने के बाद 30 तारीख को बोनस की बात हो रही है, तो बोनस की एंट्री सबसे लास्ट में आएगी। सबसे पहले एंट्री मांगी है, एंट्री डिस्कस करेंगे, फिर बैलेंस शीट मांगी है। अच्छा, बैलेंस शीट कैसे बनाए सर? बैलेंस शीट बनाने का शानदार इजी तरीका बताऊंगा, कभी मिस्टेक नहीं करोगे एग्जाम में, ध्यान देना, पूरा सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, ये अपन ने एंट्री मान ली, खत्म। उसके बाद फिर अपने फ्लो के हिसाब से अगली एंट्री बायबैक की आनी चाहिए, तो बायबैक की वही 4 एंट्री, इक्विटी कैपिटल, प्रीमियम टू इक्विटी शेयर्स बॉट बैक। अब पहले आप पेमेंट करोगे, बॉट बैक टू कैश बैंक, फिर आप राइट ऑफ करोगे प्रीमियम को, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को कहां? सीआरआर में ट्रांसफर करना है। अब सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए चाहिए फ्री रिजर्व। आप जरा देखो अपने पास फ्री रिजर्व है क्या? हमको 300 रुपया ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में 265 ही था, बचा हुआ आप कहां से यूज करोगे? जनरल रिजर्व के बाद आता है पीएनएल, पीएनएल से यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने वही किया है, थोड़ा जनरल रिजर्व यूज किया, थोड़ा पीएनएल यूज किया और उठा के सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। अब उसके बाद आएगा बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स कितने देने जरा देखना, बोलता है 1 फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स, तो 1/4 के रेशियो में आपको देने हैं बोनस। अब बोनस कौन से वाले शेयर्स पे दे? पहले 1,20,000 शेयर्स थे, सॉरी 120 लाख शेयर्स थे, आपने 30 के तो बायबैक कर लिए, तो जो बायबैक हो गया उस पर बोनस नहीं मिलेगा। दैट मीन्स बोनस सिर्फ इस 90 लाख पे मिलेगा आपको, तो 90 लाख इंटू 1/4, दैट इज जो भी आपका अमाउंट आएगा बोनस का, वो हमने कंप्यूट किया हुआ है, वो आएगा 22.5 लाख शेयर्स, ये गए बोनस में। बट ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है, बोनस की फेस वैल्यू कितनी है, तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको मिलेगा 225 लाख शेयर्स, सॉरी 225 लाख बोनस का अमाउंट। अब ये बोनस कहां से देना है सर? मैंने क्या कहा था? बोनस के लिए सबसे पहले सीआरआर यूज करना। क्या हमारे पास सफिशिएंट सीआरआर अवेलेबल है क्या? 225 का अमाउंट चाहिए, तो क्वेश्चन में जो सीआरआर है उसमें 200 का ही अमाउंट पड़ा है सर, क्वेश्चन में ऑलरेडी सीआरआर है 200 रुपए का। तो सर अरे लेकिन अभी भी तो हमने और क्रिएट किया ना 300 रुपए का, क्वेश्चन में 200 रुपए का सीआरआर है, हमने 300 का और क्रिएट किया है, मतलब पूरे 500 रुपए का सीआरआर है आपके पास, वहां से आपको इशू करना है बोनस शेयर्स। तो आप एंट्री मारोगे सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अपना जो पहला पार्ट होता है एंट्री पास करने का, वो वाले पार्ट से तो अपन एकदम के एकदम थरो हो गए। क्या तुम लोग को यहां तक चीजें समझती है? यस सर। अब आता है बैलेंस शीट बनाने वाला पार्ट, सबसे इजी पार्ट, एक ट्रिक बताऊंगा, सुनना। बैलेंस शीट पता है कैसे बनाओ? सबसे पहले जो भी आपकी एंट्रीज है उसका इफेक्ट क्वेश्चन में लिख दो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पहली एंट्री क्या है, मेरा बैंक 75 से बड़ा है, तो क्वेश्चन में जाओ जहां भी बैंक लिखा है वहां लिख दो +75 ऐसा। उसके बाद मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है, मतलब कम हुआ है, तो जहां भी इन्वेस्टमेंट लिखा है वहां लिख दो -74। अच्छा, अगला आपका पीएनएल है 1 रुपये, क्रेडिट हुआ है पीएनएल मतलब बड़ा है, तो जहां भी पीएनएल है वहां जाके लिख दो +1।
अच्छा, उसके बाद अगला एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल आपने डेबिट किया 300, तो जहां भी कैपिटल लिखा है वहां देखो प्लस कर माइनस कर देना 300, डेबिट किया मतलब कम हो गया कैपिटल, तो माइनस कर देना 300, ऐसे वन बाय वन। उसके बाद आपने बोला प्रीमियम ऑन बायबैक। अब प्रीमियम ऑन बायबैक इज अ टेम्पररी अकाउंट, क्यों? ये यहां क्रिएट हुआ और ये नीचे रिवर्स भी हो गया, तो ये तो यहीं टिक ऑफ हो जाएगा। देखो जो अकाउंट ऐसा है ना जो क्रिएट होकर रिवर्स हो गया, उसका आप बैलेंस शीट से इंपैक्ट नहीं लोगे, बराबर। ये राइट ऑफ करने के लिए आपने प्रीमियम यूज किया ना, वो प्रीमियम में आप इंपैक्ट लोगे वापस से। आपने आप प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट किया, आपने आप प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट किया, तो ये तो यहीं कैंसिल ऑफ हो गया, बराबर। अब यहां जो सिक्योरिटीज प्रीमियम बचा है ना, आपको सिर्फ उसका इंपैक्ट लेना चाहिए। समझा ये वाला पार्ट? यस सर। आगे तो ये प्रीमियम ऑन प्रीमियम राइट ऑफ हो जाएगा इधर ही। उसके बाद जो इक्विटी शेयर्स बॉट बैक है, ये दोनों यहां नॉक ऑफ हो जाएगा, बिकॉज ये इक्विटी शेयर बॉट बैक इज ऑल्सो अ टेम्पररी अकाउंट, ये यहां क्रिएट होएगा, यहां रिवर्स भी हो जाएगा। तो इफेक्ट किसका लेंगे? सिर्फ जो पेमेंट किया है कैश बैंक का उसको। तो टू कैश बैंक किया है 450, तो मैं 450 कैश और बैंक से लेस कर दूंगा, पैसा गया ना। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हुआ है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 150 से कम हो जाएगा आपका, तो 150 से कम कर दिया सर। उसके बाद जनरल रिजर्व 265 से कम हुआ है, तो जनरल रिजर्व में आप लेस 265 करोगे। पीएनएल 35 से कम हुआ है, तो पीएनएल में आप 35 लेस करोगे, और ये सब करके आपका सीआरआर 300 से बड़ा है, तो सीआरआर में जाके 300 रुपया ऐड कर दोगे। ऐसे एंट्रीज का इफेक्ट लेना है। अच्छा, अगला बोनस शेयर्स। देखो सीआरआर आपने डेबिट किया 225, तो कम कर देना सीआरआर 225 से। बोनस शेयर्स ये क्रिएट हुआ, यहां रिवर्स हुआ, ये तो नॉक ऑफ हो गया ना इधर ही। बचा क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, बस इसका इंपैक्ट लेना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख देना ऐड 225, बोनस शेयर से कैपिटल बढ़ जाता है, तो ऐड करना 225। जैसे ही आपने इफेक्ट ले लिया ना, अब आपको बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ ये सब देख के बनाना है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आप बैलेंस शीट शुरू किए, आपने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। आपको किधर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने क्वेश्चन में कर रखा है। कैसे? 1200 था, 300 लेस करना है, 225 ऐड करना है। देखो मैंने नोट्स में वर्किंग दे रखी है। एग्जाम में टाइम मिलेगा तो नोट्स अकाउंट्स बनाओगे, टाइम नहीं है तो क्वेश्चन में बाजू में यहाँ किधर सॉल्व कर दोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो मैंने ऐसे किया, इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 लेस बायबैक किया, ऐड बोनस आया। ये मुझे कहाँ से डेटा मिल रहा है? मैंने सब मार्किंग क्वेश्चन में कर रखी है, वहां से डेटा मिल रहा है। अच्छा, एक और सिखाता हूँ। फिर मान लो रिजर्व सरप्लस है। अब रिजर्व सरप्लस में कितना कुछ है, मान लो प्रीमियम लिखना है। प्रीमियम आपका कितना था? 175 था, बट उसमें से 150 तो हमने बायबैक के लिए यूज कर लिया ना, तो बचा कितना? 25, ऐसा यहीं से मिल जाएगा। अच्छा, जनरल रिजर्व 265 था, वो पूरा सीआरआर में ट्रांसफर हो गया, तो लेस सीआरआर में ट्रांसफर 0। तुमको समझ रहा है क्या? तो तुमने पूरी क्वेश्चन को बैलेंस शीट फॉर्म में क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लिया। अब बस यहां से उठा के पेपर में कॉपी वाले काम करना। कॉपी वाले काम में तो हम गलत नहीं हो सकते ना, बिल्कुल गलत नहीं हो सकते सर। लेकिन एक खास बात आपको बताऊं, ये चीज़ दिखने में आसान है, बट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? जैसे मैंने सिखाया, पहले एंट्री पास करो, फिर हर एक एंट्री के हर एक आइटम का वहाँ इफेक्ट लिखते हुए चलो, ठीक है। और जो जो इफेक्ट लिख लिया उसको टिक मारो। देखो आप देख रहे हो मैंने बहुत सारे टिक मारे हुए हैं, क्योंकि जब मैं क्लास में करवा रहा था जिसका इफेक्ट आ गया उसके मैंने टिक मारते हुए चले, ऐसा। और फिर हमने बैलेंस शीट प्यारी सी बना ली। याद है क्लास में अपन ने कितने आराम से किया था ये सब चीज़ें? एकदम बढ़िया किया था सर। चलो, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 और 3 था। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने सिखाया था, इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवीजन वीडियो के बाद आप ये 2 क्वेश्चन नहीं देखोगे तो भी चलेगा। जो मैं एलडीआर बताऊंगा उसको आपको लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से भी एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। वो क्या? सुनना। कंपनी ने यहां बायबैक किया है, मान लो कंपनी ने बायबैक किया है, फेस वैल्यू ऑफ इधर 500 का, से सुन लेना, 500 के फेस वैल्यू का बायबैक किया है। तो नॉर्मली हम सीआरआर में 500 ट्रांसफर करते, बट यहां सीआरआर में से 300 ट्रांसफर किया है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में एक चीज लिखी थी, हमने 200 के प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। 200 के प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो याद है, जितना आपने फ्रेश इशू किया फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, उतना सीआरआर में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। इसलिए 500 का ट्रांसफर बनता था, 200 का आपने फ्रेश इशू किया है, तो सिर्फ 300 का सीआरआर में ट्रांसफर रिक्वायर्ड है, बस उतना ही यहाँ किया हुआ है। एक बहुत कॉमन चीज जो काफी बच्चों ने मुझे पूछी थी, तो ध्यान रखना, यहाँ आप मिस्टेक मत करना। अब हम पुदक के आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, अगर आपके पास मेरी पुरानी वाली किताब है, किसी का मेरी पुरानी क्वेश्चन बैंक है, टेंशन मत लेना, ओल्ड क्वेश्चन बैंक का भी रेफरेंस मैंने यहाँ दिया हुआ है, तो आपको तकलीफ ढूंढने में क्वेश्चन नहीं होगी। तो जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप बस देख लिया करना कि मैंने ऊपर ओल्ड क्वेश्चन बैंक का कौन सा रेफरेंस लिखा हुआ है। क्लियर है वाला पार्ट? यस। अब देखना ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और जो स्पेसिफिकली मैं एलडीआर बोल रहा हूं ना, प्लीज उसकी लिख के प्रैक्टिस करना, आपके बायबैक में फुल मार्क्स आएंगे, देखना, ठीक है। क्या बोलता है सुनो। एक्स्ट्रा लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निशेज विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह दिया हुआ, दैट इज ओके। अब अपने को नीचे जो भी एडजस्टमेंट दिए फटाफट से देखना। कंपनी रिडीम्ड द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सर प्रेफरेंस का रिडम्पशन, ये तो इक्विटी के बायबैक की चल रही है, बात चल रही है ना। तो देखो, जैसे इक्विटी का बायबैक होता है वैसे प्रेफरेंस का रिडम्पशन होता है।
फाउंडेशन में सीखा था सर, है नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रिडम्पशन और प्रेफरेंस नहीं पता तो जैसा बायबैक होता है इक्विटी का, सेम एंट्रीज होती है प्रेफरेंस के लिए भी, मैं सिखाता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। 10% के प्रीमियम पे हुआ है रिडम्पशन। आगे, इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ऑफ ₹10 और ₹30, तो इक्विटी का बैक भी हो रहा है। पेमेंट वॉज मेड आउट ऑफ ह्यूज कैश बैंक बैलेंस। अब इसमें थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स वर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स कॉस्टिंग 2 lakhs, फेस वैल्यू 2.2 lakhs। दीज डिवेंचर्स वर कैंसल्ड ऑन 1 अप्रैल। कुछ तो ओन डिवेंचर की बात चल रही है और उसके कैंसिलेशन की बात चल रही है। ये होता क्या है, मैं पूरा सिखाता हूं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंपनी एड 1 lakh इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट टू द एम्प्लॉयज एट ₹20 when the market price was 30। बेसिकली होता क्या, देयर इज समथिंग नोन एज ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सस्ते में शेयर देने का प्रॉमिस करती है अगर एम्प्लॉय सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स तक कंपनी में काम करे तो। वो यही हुआ है कि एम्प्लॉयज को हमने बोला कि ₹20 में आपको शेयर देंगे, जो कि शेयर आज मार्केट में ₹30 का है, ठीक है। दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर करंट लाइबिलिटीज। अब ये करंट लाइबिलिटी में क्यों इंक्लूडेड था, समझेगा। ऑन 1 अप्रैल एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस फॉर 50,000 शेयर्स। एंट्री पूछा है, बैलेंस शीट पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन का फ्लो बनाओ, क्वेश्चन में है क्या क्या यहाँ देखना। सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी बायबैक करने के पहले जो भी डिवेंचर कैंसिलेशन है, ESOP है, इन्वेस्टमेंट सेलिंग है, पहले उसकी एंट्री मारना आप। तो पहले हम डिवेंचर कैंसिलेशन की एंट्री मारेंगे, फिर ESOP की एंट्री मारेंगे, फिर प्रेफरेंस के रिडम्पशन की एंट्री मारेंगे, फिर इक्विटी के बायबैक की एंट्री मारेंगे, और फिर जो बैलेंस शीट पूछी है वो बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये फ्लो है, देखो नॉर्मली बायबैक सबसे बाद में करना है ना, बायबैक बाद में करना, और बायबैक के बाद बोनस आएगा, तो उसके पहले बाकी वाले सारे काम कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले डिवेंचर कैंसिल की बात करते हैं। अब थोड़ा डिटेल में समझाता हूं इसको होता क्या है। क्या होता है, कंपनी अपने खुद के डिवेंचर में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में जो डिवेंचर की लायबिलिटी दिख रही है ना, उसी तरफ क्योंकि कंपनी ने खुद के डिवेंचर खरीद रखे तो दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन नॉन डिवेंचर, मतलब जो लायबिलिटी उसके बुक्स में है वही असेट कंपनी के बुक्स में है, ठीक है। अब जो असेट होता है वो दिखता है कॉस्ट पे, और जो लायबिलिटी होती है वो दिखती है फेस वैल्यू पे। अब एडजस्टमेंट पढ़ना, इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट, उनके खुद के इन्वेस्टमेंट में देयर इज इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कॉस्टिंग 2 lakhs, तो असेट साइड पे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 2 लाख का। आगे फेस वैल्यू 2.2 lakhs, मतलब यही डिवेंचर की लायबिलिटी होगी फेस वैल्यू 2.2 लाख जितनी। अब कंपनी क्या बोलता है, कंपनी बोलता है हम इसको करेंगे कैंसल करना है इसको, तो ये असेट बुक से निकलेगा बाहर, लायबिलिटी निकलेगी बुक से बाहर, और डिफरेंस जाएगा आपका प्रॉफिट या लॉस ऑन कैंसलेशन। असेट बाहर करने के लिए करेंगे क्रेडिट, तो देखो मैंने क्रेडिट किया है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर क्रेडिट किया हुआ है। लायबिलिटी बाहर करने के लिए करेंगे डेबिट, तो लायबिलिटी मैंने कर दी डेबिट, डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड में आया तो लॉस ऑन कैंसिलेशन, क्रेडिट साइड में आया तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब ये जो डिवेंचर कैंसिल करने का प्रॉफिट लॉस है ये P&L के रिजर्व में नहीं, ये कैपिटल रिजर्व में जाता है। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा, एक्चुअली एक चैप्टर होता है इसको लेकर, वो चैप्टर आपके अभी एडवांस अकाउंट के सिलेबस में नहीं है, बट ध्यान रखना इट गोज इन कैपिटल रिजर्व। पहला चीज सबको समझता है, ओन डिवेंचर वाला पार्ट चाहिए तो दोबारा रिवाइंड करके सुन लो, ठीक है। खत्म। ESOP की बात करते हैं। अब ESOP में क्या होता है सुनना, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज को सस्ते में देती है शेयर्स, तो ₹30 का शेयर कंपनी देने वाली है ₹20 में, तो कंपनी का नुकसान है ना यहाँ ₹10 का। 30 का शेयर 20 में दिया तो ₹10 का नुकसान होगा ना कंपनी का। ये नुकसान कंपनी पहले से ही लायबिलिटी और एक्सपेंस में बुक करके रखती है। क्या करती है कंपनी को पता है ना नुकसान होने वाला है, तो जब पता है तभी से कंपनी इसका एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक करके रखता है। ESOP भी पहले आपके सिलेबस में चैप्टर हुआ करता था, वो चैप्टर तो निकाल दिया, उसका एडजस्टमेंट यहाँ रख लिया, इसलिए सिखा रहा हूँ वापस से। ₹30 का शेयर दिया 20 में, 10 का नुकसान कंपनी के बुक्स में लायबिलिटी और एक्सपेंस दोनों में जुड़ा हुआ रहता है। अब होता क्या है, जब इंप्लॉय इसको एक्सरसाइज करता है ना, जब इंप्लॉय इसको एक्सरसाइज करता है तो एंट्री सुनना किस प्रकार बनेगी। इंप्लॉय को ये फ्री में तो मिलने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ तो पैसा देगा इंप्लॉय, तो जो भी पैसा आएगा उसको बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो 1 लाख शेयर का ऑप्शन दिया था, उस इंप्लॉय ने 50,000 शेयर्स एक्सरसाइज कर लिए, तो जितना भी पैसा आया 50,000 शेयर्स में ₹20 आ गया, तो आप एंट्री मारोगे 50,000 टू ₹20 की कितनी, लगभग 10 लाख रुपए आपके पास आ गए, ठीक है। अब जो कंपनी का नुकसान कंपनी ने बुक किया था ना, लायबिलिटी और एक्सपेंस, जब इंप्लॉय वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है तो वो लायबिलिटी भी रिवर्स हो जाती है, बराबर उसका नाम होता है ESOP लायबिलिटी। सर लायबिलिटी क्यों रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जब आप इंप्लॉय को शेयर दे दोगे तो लायबिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी 50,000 शेयर्स है, लायबिलिटी कितनी थी, जितना कंपनी का नुकसान था ₹10 के हिसाब से, तो वो हो जाएगा रिवर्स, तो वो कितना हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। ये आपका दोनों डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। अब 2 क्या करेंगे,
टू आप इंप्लॉय को शेयर्स दे रहे हो ना, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल जितना भी फेस वैल्यू है वो, और बाकी का प्रीमियम, जैसे मान लो 50,000 शेयर दिए, उसका फेस वैल्यू 10 रुपया, तो आएगा 5 लाख। बाकी जो आपका बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी योर प्रीमियम 10 लाख। वापस से बता दूं, इस पूरे एडजस्टमेंट को दो पार्ट में तोड़ देना। पहला पार्ट जो आप डेबिट कर रहे हो, क्या डेबिट करना है, जो भी आप इंप्लॉय को सस्ते में शेयर देने का प्रॉमिस कर रहे हो, सस्ते में दे रहे हो, फ्री में नहीं दे रहे हो ना, तो जो भी सस्ता वाला पैसा आएगा वो रिकॉर्ड करो। फिर जो कंपनी का नुकसान था, लाइबिलिटी था, उसको रिवर्स करो। वाई रिवर्स, कंपनी लाइबिलिटी एक्सपेंस पहले से बुक करके रखा हुआ है, आज से रिवर्स करना है तो रिवर्सल किया। उसके बाद ये पहला सेक्शन हो गया। इसको और सेकंड वाले को कंफ्यूज मत करना, वो दोनों अलग चीज है। ये पहले आपने किया, अब शेयर देना है तो टू इक्विटी कैपिटल जितना फेस वैल्यू है वो, बाकी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट। अब बस यही एंट्री हमने इस एडजस्टमेंट के अंदर मार के दिखाई है यहाँ। ऑफकोर्स देखो, ईसॉप चैप्टर नहीं है आपके सिलेबस में, तो मैं जितना एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा उतना मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक और चीज, कंपनी ने इंप्लॉय को प्रॉमिस तो 1 लाख शेयर्स किए थे, बट अभी तक इंप्लॉय ने 50,000 सब्सक्राइब किए, तो हम बस उसी की एंट्री मारेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज, ये ईसॉप की लाइबिलिटी आपके बैलेंस शीट में नहीं दिख रही कहीं भी। यहाँ उन्होंने बोला था कि जो ईसॉप की लाइबिलिटी, देखो देखना, बोलता है दिस वाज इंक्लूडेड अंडर करंट लाइबिलिटीज। जो भी ईसॉप का लाइबिलिटी है, कंपनी करंट लाइबिलिटी में डाल के बैठा है। करंट लाइबिलिटी में एक ही आइटम है, ट्रेड पेएबल। अब ऑप्शन नहीं है तो यही मान लेना कि जो ईसॉप की लाइबिलिटी है वो इस ट्रेड पेएबल के अंदर ही छुपी थी। एक्चुअली लॉजिकली कंसेप्चुअली वो सही नहीं है, ईसॉप की लाइबिलिटी अलग से दिखानी चाहिए, बट अभी नहीं है। उन्होंने इतना ही बोला है कि इट वाज अंडर करंट लाइबिलिटीज, तो वहीं से लेस करके हम लोग दिखा देंगे। सबको समझा? यस सर। अच्छा, उसके बाद क्या था, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे, डिवेंचर कैंसिलेशन, ईसॉप। अब आएगा प्रेफरेंस का रिडम्पशन। प्रेफरेंस का रिडम्पशन हो रहा है कितने पे, 10% के प्रीमियम पे। कितना है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर है अपने 20 रुपीज के, तो 22 पे रिडीम होगा, 10% का प्रीमियम। तो देखो इसकी एंट्री देखो, सेम लाइक बायबैक ऑफ इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब वही तीनों अकाउंट का कुछ ना कुछ करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पेमेंट करो, प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक। उसके बाद प्रीमियम को राइट ऑफ करो थ्रू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देख लो है क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना सर, भरपूर पड़ा है हमारे पास, ठीक है, 60 का पड़ा है, तो राइट ऑफ कर देंगे सर। राइट ऑफ कर दिया प्रीमियम। उसके बाद जितना भी आपने बायबैक किया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उतना आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम फ्री रिजर्व। तो जो भी आपका पहला फ्री रिजर्व दिखता है, कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं होता है, रेवेन्यू रिजर्व है फ्री रिजर्व, तो यहां से उठाकर आप क्या कर देना, सीआरआर में ट्रांसफर कर देना। सिंपल है सर। इज दिस क्लियर? एकदम क्लियर है सर। फिर आएगा बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अरे वही घिसी पिटी 4 एंट्री, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम टू बॉट बैक अकाउंट, बॉट बैक से पहले कैश देना, प्रीमियम को राइट ऑफ करना, सीआरआर में ट्रांसफर करना, ये हो गया। फिर मांगी थी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनाओगे मुन्ना, एक एक आइटम देखो और क्वेश्चन में इंपैक्ट लो। मैं थोड़ा करके दिखाता हूं। जैसे पहला एंट्री है, डिवेंचर लाइबिलिटी डेबिट किया है, लाइबिलिटी डेबिट करने से कम होती है, तो 2.2 आपके डिवेंचर के लाइबिलिटी से कम कर देना। जहां कहां दिख रहा है मेरा डिवेंचर, यहां दिख रहा है, तो 2.2 यहां से कम किया, बस लिखते हुए चलना है। फिर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, ये देखो दिखने में डिफिकल्ट लगेगा, है बहुत ईजी, आप करने बैठोगे समझेगा। ये ब्लर क्यों हो गया, एक सेकंड देना। हाँ अब ठीक हो गया, सुनना। तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, तो आपके इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम होंगे। कहां दिख रहा है आपके इन्वेस्टमेंट, यहां दिख रहा है आपके इन्वेस्टमेंट, 2 लाख से कम कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने बोला है टू प्रॉफिट, ये कैपिटलिज्म में बुक करना है। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल रिजर्व बढ़ जाएगा, है कैपिटल रिजर्व है ना सर, तो 0.2 वहां बढ़ा देना ऐसे। अच्छा, ईसॉप का देखते हैं। ईसॉप में क्या है, इशू करके पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख, तो मैं बैंक में डेबिट करूंगा सबसे पहले 10 लाख रुपए। कहां गया मेरा बैंक, बैंक में ऐड करूंगा 10 लाख। उसके बाद क्या हुआ, लाइबिलिटी हुई है रिवर्स, कम हुई है लाइबिलिटी 5 लाख से। वो लाइबिलिटी कहां छुप के बैठी थी, करंट के अंदर, तो 5 लाख करंट वाला कम कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हुआ है कैपिटल 5 लाख से बढ़ेगा, प्रीमियम 10 लाख से बढ़ेगा, तो मैंने कैपिटल बढ़ाया 5 लाख से, प्रीमियम बढ़ाया 10 लाख से। एकदम सिंपल है सर, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वही सेम चीज तुमको समझाना कैसे करना है। प्रेफरेंस को 20 से कम करना, ये जो प्रीमियम है और नीचे का प्रीमियम है, इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट, ये यहां नॉक ऑफ हो जाएगा बराबर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये और ये यहां नॉक ऑफ हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ बैंक, बैंक 22 से कम करेंगे, बचेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो 2 रुपए से कम करेंगे। उसके अलावा रेवेन्यू रिजर्व 20 से कम होएगा, सीआरआर 20 से बढ़ जाएगा। ये समझाना कैसे करना है, बस ये देख के फिर आप तुरंत बैलेंस शीट बनाओगे। दिस इज समथिंग जो आप बैलेंस शीट जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप इंप्रूव कर जाओगे। क्या तुम लोग को एक क्वेश्चन के एडजस्टमेंट समझते? 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वॉज, सबसे पहला ओन डिवेंचर कैंसिलेशन, दूसरा था ईसॉप, ठीक है, ध्यान रखना। चलो सर, अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा अच्छा बनता है सर अपने हमारे लिए, बताओ जरा अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज, वेन एवर यू डू एनी बायबैक का एंट्री, तो हम क्या करते हैं, प्रीमियम राइट ऑफ करते हैं ना,
तो प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना। कभी कभी वो कम पड़ जाता है, वो आपको देखते रहना पड़ेगा बैलेंस है कि नहीं, वो सब कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे समझेगा। तो अगर वो कम पड़ जाता है तो फिर प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए आपको फ्री रिजर्व यूज करना पड़ेगा। तो वो सब सिली मिस्टेक मत करना है इसके अंदर बस। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। अगला बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से आ जाओ अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोलता है। सुनना, इधर आ जाओ। अच्छा, ओल्ड क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस दे रखा है, ओल्ड क्वेश्चन बैंक में इट वाज क्वेश्चन नंबर 3। देखना है क्वेश्चन क्या बोलता है। SM लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ज्यादा टेंशन ही नहीं है इसके अंदर। एक बढ़िया सी बैलेंस शीट दी हुई है सर, एकदम दी हुई है सर, कुछ एडजस्टमेंट है, फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। जज्बाती होके हर केस में ना आप बैलेंस शीट बनाने मत बैठ जाना, देख लेना पूछा है कि नहीं, मालूम पड़ा खाया पिया कुछ नहीं, सब बनाने बैठ गए। हाँ देखो, द शेयर होल्डर्स अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन 31 March 2020, बायबैक 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एट ₹15, 10 रुपया फेस वैल्यू, 5 रुपया प्रीमियम। इशू 10% डिवेंचर ऑफ 60,000 प्रीमियम ऑफ 10% टू फाइनेंस द बायबैक। बायबैक के लिए प्रीमियम बायबैक के लिए हम डिवेंचर इशू कर रहे प्रीमियम पे। अच्छा एक और चीज़, जब मैं बोलता हूँ ना, जब आपने न्यू इशू किया तो CRR में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है। वो न्यू इशू में डिवेंचर भी कंसिडर करते हैं क्या? नहीं, वेरी गुड, नहीं करते कंसिडर। वो न्यू इशू में सिर्फ प्रेफरेंस और इक्विटी ही कंसिडर करते हैं। मैंने बताया भी स्टार्टिंग में, जब आपने इक्विटी या प्रेफरेंस का न्यू इशू किया है तो उतना अमाउंट CRR में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिवेंचर कंसिडर नहीं होता है। अच्छा कंसिडर नहीं होता है वो ठीक है, लेकिन एंट्री तो मारोगे ना इसकी। ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं मारेंगे, बोलते ना नो एंट्री, ऐसा मत करना, एंट्री तो आएगी। एनीवेज, मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वी यूज फ्री रिजर्व फॉर सर्टन पर्पस। जब जनरल रिजर्व का यूज करोगे तो पूरा 63,000 इज नॉट अवेलेबल। 20,000 का बैलेंस मेंटेन रखना है, दैट मीन्स ओनली 43,000 इज अवेलेबल। वेरी गुड, ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज थी। सेल इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 1 लाख फॉर 80,000, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट 80 में बेचे, नुकसान में बेचा। फिर बायबैक के खर्चे राइट ऑफ कर देना PNL से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, सिंपल है, एंड प्रिपेयर लेजर ऑफ बैंक। बैंक का लेजर मांगा है, नाउ दिस इज समथिंग न्यू, बहुत ईजी है, टेंशन मत लो, एक एक करके डील करेंगे। पहले हमेशा क्वेश्चन का फ्लो देख लो क्या रहेगा। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट बेचो, उसके बाद जो भी आपको इशू करना है डिवेंचर को वो इशू वगैरह करो, ठीक है। उसके बाद बायबैक वगैरह करो या फिर एक्सपेंस राइट ऑफ कर लो। देखो मैंने कैसे किया, पहले मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा, तो लाइन से आई जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री, अब एंट्री तो आपको आती है। डिवेंचर इशू करने की एंट्री, सर डिवेंचर इशू करने की क्या एंट्री होती है? पैसा मिलता है तो आप बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, पहली चीज़। 2 10% डिवेंचर्स बोलोगे, एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिकॉज प्रीमियम पे हमने इशू किया है, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। अमाउंट मैंने यहाँ लिख के दिया हुआ है। फिर है बायबैक एक्सपेंस। अब बायबैक एक्सपेंस की डायरेक्ट एंट्री भी मार सकते हो, आप बोल सकते हो PNL टू कैश बैंक, ये भी बोल सकते हो, बट इन्होंने थोड़ा लॉन्गर एंट्री मारा हुआ है। पहले एक बायबैक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट किया, तो बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, फिर इस अकाउंट को राइट ऑफ किया थ्रू PNL, तो बोलता PNL टू बायबैक एक्सपेंस, ऐसा। तो ये बायबैक एक्सपेंस बिकम्स टेम्परेरी अकाउंट, अल्टीमेटली नेट एंट्री तो यही हुई ना, PNL टू कैश बैंक, वैसा। उसके बाद इक्विटी शेयर्स का बायबैक किया। कितना बायबैक करना था? 25%। तो देखो पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 60,000 शेयर्स थे, उसका 25% है 15,000 इक्विटी शेयर्स, तो हमको वो बायबैक करना है। तो बस मैंने उसकी एंट्री मारी 15,000 शेयर्स बायबैक करने की। वही कैपिटल प्रीमियम टू इक्विटी शेयर्स बॉट बैक को पे करना, प्रीमियम को राइट ऑफ करना और इक्विटी शेयर कैपिटल को CRR में ट्रांसफर करना, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए हमको चाहिए था 75,000। जब आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो आपको प्रीमियम सिर्फ 70,000 दिखेगा, तो आप बोलोगे सफिशिएंट नहीं है सर, गलत जवाब। हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कुछ और प्रीमियम आया था। जब आपने डिबेंचर इशू किया था तो 6,000 का प्रीमियम वहां रिकॉर्ड हुआ था, मतलब आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम 70 नहीं, 70 प्लस दिस 6, यू हैव 76,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम। राइट ऑफ के लिए कितना चाहिए? 75। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपके पास सफिशिएंट है, ये नोट मैंने यहां भी लिख के दिया हुआ है। सेकेंड चीज, आपको CRR में ट्रांसफर करना है, तो CRR में ट्रांसफर करने के लिए वी विल यूज फ्री रिजर्व्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो फ्री रिजर्व है नहीं, छोड़ दो। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर टू CRR वो फ्री रिजर्व नहीं है। अच्छा, इस जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व 100% यस सर, लेकिन 63,000 अवेलेबल नहीं है जनरल रिजर्व में। 20,000 का बैलेंस मेंटेन रखना था ना, तो जनरल रिजर्व से सिर्फ 43,000 यूज करना। बाकी और कितना चाहिए हम लोग को? टोटल 150 चाहिए था, 43 जनरल रिजर्व से मिल जाएगा, बाकी बचा हुआ PNL के रिजर्व से यूज करेंगे, ध्यान रखना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा मैंने एक नोट लिखाया है कि भाई CRR में देखो 1.5 लाख का फेस वैल्यू का बायबैक हुआ है ना, पूरा ट्रांसफर करना। ये मत बोलना सर हमने फ्रेश इशू किया है ना तो CRR में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। भाई फ्रेश इशू अगर प्रेफरेंस या इक्विटी का होता तो फिर बात अलग होती। डिबेंचर का फ्रेश इशू कंसिडर कभी मत करना ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो मैंने नोट भी लिख के दिया हुआ है कि व्हेनेवर कंपनी मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक,
then CRR creation to the extent of new issue is not required. Debenture issue is not to be considered for on the above concept. ध्यान रखना. अच्छा, फिर मांगा मीठा सा बैंक अकाउंट. अब बैंक का लेजर मांगा है. एक ट्रिक बताऊँ, आपने एंट्री मारी है ना, जिस एंट्री में कैश बैंक वर्ड यूज हुआ है उसका लेजर में इम्पैक्ट. फॉर एग्जांपल, पहले एंट्री में ये बेचा है आपने इन्वेस्टमेंट 80,000 का बेचा है, तो बस ये आपका इम्पैक्ट एक तो इधर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का सेल 80,000. अच्छा, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन से मिलेगा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ था. उसके अलावा और कैश बैंक किधर आया है, कैश बैंक और अपना आया ये डिवेंचर इशू करने पे जो पैसा आया 66,000. तो देखो मैंने यहाँ बोला हुआ है, जो डिवेंचर इशू करके पैसा आया टोटल मिला के 66,000. अच्छा, और कहाँ पैसा आया सर, बायबैक का खर्चा करने में पैसा आया, बायबैक एक्सपेंस 2,000 रुपया, तो इधर लिखा है मैंने बायबैक एक्सपेंस 2,000 रुपया. और कहाँ पैसा इन्वॉल्व है सर, जो इक्विटी शेयर्स बायबैक के उसको जो पैसा दिया उसमें, तो आप बोलोगे बाय इक्विटी शेयर्स बॉट बैक. देखो बाय इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, तो बता देना क्लोजिंग बैलेंस कितना है. इतना सिंपल है ये लेजर वाला पार्ट. सबको समझता है क्या? यस. चलो, अब सबसे शानदार क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और वो है क्वेश्चन नंबर 8. काफी कुछ कवर करेगा, अच्छे से पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे. आ जाओ, देखना क्या बोलता है क्वेश्चन. एक्स लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर. आगे अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, शेयर्स का जो फेस वैल्यू वो 10 नहीं 20 है. जज्बाती होके अपने को आदत है ना 10 रुपया फेस वैल्यू मानना, 20 रुपया है फेस वैल्यू, ध्यान रखना. ठीक है, आगे अब और क्या बोला हुआ है, शेयर होल्डर्स एडॉप्टेड रेजोल्यूशन. ठीक है, बायबैक 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड इट वाज डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस ऑफ 20% ओवर मार्केट प्राइस. प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज 30 रुपीज. तो बायबैक प्राइस कितना हो गया, 30 प्लस 20% दैट इज 36 रुपीज. फेस वैल्यू 20 रुपया, प्रीमियम 16 रुपया हो जाएगा. कितना बायबैक करेंगे, 25% शेयर्स. तो जितने भी शेयर्स है आपके 50 लाख डिवाइड बाय 20 रुपया करोगे, तो जो भी शेयर्स आएंगे, नंबर ऑफ शेयर आएंगे 2.5 लाख, उसका 25% करना है बायबैक, दैट इज 62,500 शेयर्स. काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने साथ में बोल दी, वापस बता दूं. बायबैक करेंगे 25%. बायबैक की प्राइस डायरेक्टली नहीं दी है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि हम 20% ओवर मार्केट प्राइस बायबैक करेंगे, और मार्केट प्राइस दिया हुआ है आपको, तो आपको बायबैक प्राइस इजीली मिल जाएगी. टू फाइनेंस द बायबैक ऑफ द शेयर्स हमने इशू किया 3,004% डिवेंचर्स 20% के प्रीमियम पे. ठीक है, इशू किया प्रेफरेंस शेयर ₹100 पे. जितना प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे उतना सीआरआर में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना. फिर इन्वेस्टमेंट सेल किया है. मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 2 lakhs इन रेवेन्यू रिजर्व. जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि जर्नलिज्म में अपने को थोड़ा बैलेंस रखना है, वैसे यहाँ रेवेन्यू रिजर्व में बैलेंस रखना है. कितना रेवेन्यू रिजर्व, 5 लाख है. कितना बैलेंस रखना है अपने को इसके अंदर, 2 लाख का बैलेंस रखना है. मतलब यूजेबल रेवेन्यू रिजर्व कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का है यूजेबल रेवेन्यू रिजर्व. आगे बढ़ जाते हैं सर. लेटर द कंपनी इशूड 3 फुल्ली पेड अप बोनस. बोनस भी दे दिया भाई, जिस दुनिया में जो हो सकता है सब डाल दिया इसके अंदर, है ना, एक में सबकी शक्ति. वेरी गुड. आओ करते हैं अपन फटाफट. देखो पहले फ्लो डिस्कस किया है. डिबेंचर इशू करो, प्रेफरेंस इशू करो, इन्वेस्टमेंट बेस. तो मतलब पहले इशू और बेचने वाले काम कर लो, फिर बायबैक करना, फिर बोनस करना, और फिर बनाएंगे मीठी मीठी तुम्हारे जैसी बैलेंस शीट. आओ डिबेंचर इशू करते हैं. क्या बोला डिबेंचर के बारे में, 3,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का 20% का प्रीमियम. तो आप कितने का डिबेंचर इशू करेंगे, 3,000 इंटू 120 के हिसाब से. वाई 120, 20% का प्रीमियम है ना यार. तो आपका आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है 3,60,000 बराबर टू 14% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी बराबर. उसके बाद आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है 2,500 शेयर 100 रुपये के, तो 2,50,000 के प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. आगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री तो आती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट, खत्म. उसके बाद बायबैक की एंट्री, अरे बायबैक भी सिंपल है ना, वही 4 एंट्री यार. कैपिटल, प्रीमियम, शेयर्स बॉट बैक, पेमेंट करो, प्रीमियम राइट ऑफ करो, सीआरआर में ट्रांसफर करो. अब ये सीआरआर में ट्रांसफर करने वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट. 12,50,000 का अमाउंट ट्रांसफर करना था, लेकिन देखो फ्रेश इशू कितने का किया है. फ्रेश इशू में डिवेंचर को मत देखना, सिर्फ प्रेफरेंस को देखना, सिर्फ प्रेफरेंस को देखना. फोकस क्लियर रखो सर. तो प्रेफरेंस है 2.5 लाख का इशू. कितना सीआरआर में ट्रांसफर करना था, 12,50,000. 12,50,000 में से फ्रेश इशू 2.5 लाख का किया हुआ है, तो ट्रांसफर सिर्फ 10 लाख का रिक्वायर्ड है, तो हमने 10 लाख का ट्रांसफर किया. अब वो भी कैसे किया, फ्री रिजर्व से. फ्री रिजर्व में हमारे पास कैपिटल रिजर्व नहीं होता है, प्रीमियम नहीं होता है, रेवेन्यू रिजर्व होता है. 5 लाख दिख रहा है, बट 2 लाख का तो बैलेंस मेंटेन रखना है ना, यूजेबल 3 लाख की है, तो 3 लाख रेवेन्यू रिजर्व यूज किया, बाकी का पीएनएल यूज किया और सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया. सबको समझता है यहां तक. उसके बाद आखिरी एक और चीज बची थी, वो थी बोनस. बोनस कितना देना है सर, तो बोनस के लिए इन्होंने बोला अपने को फुल्ली पेड अप शेयर, सॉरी इशू 3 फुल्ली पेड अप. वो 3 का टी तो मिट ही गया, ऐसा सर्कल मारा हुआ है मैंने, क्या कर रहे हो यार आप सर, है सर. तो 3 फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर एवरी 15 शेयर्स. बोनस बायबैक के बाद देना. तो जैसे बायबैक के पहले
2,50,000 शेयर्स थे, 62,500 हो गए बायबैक, बचेगा 187,500। इस पे 3/15 के रेशो में आप दोगे बोनस। मेरे ख्याल से यही अपन ने वर्किंग यहाँ करके दिखाई हुई है। देखो बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ, ये देखो करके दिखाई है सर, है ना। तो इतने शेयर्स गए, 20 रुपए का फेस वैल्यू है, 20 रुपए का, 10 रुपए का नहीं, 20 रुपए का फेस वैल्यू है। तो CRR से देना बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बैलेंस शीट इजी काम है, ये सिखाया ना कितने बार, चुपचाप जो एंट्री मारी एक एक करके क्वेश्चन में मार्किंग करो और बैलेंस शीट बना के आ जाओ, काम आसान, ठीक है। गुड क्वेश्चन, कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस का इशू, डिबेंचर का इशू, इक्विटी का बायबैक, बोनस, काफी कुछ कवर करता है, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री सब कवर करता है। तो बढ़िया से आपने कवर कर लिया ये बायबैक का एक सेक्शन। ये बायबैक का होता है बेसिक वाला सेक्शन, ज़्यादा टेंशन वेंशन अपने को है नहीं, बायबैक कितना करना बताता है, काम इजी हो जाता है। अब आएंगे सेकंड वाले सेक्शन में जहां हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, ठीक है। तो यहां आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि बाकी सारे बच्चे यहीं फंसते हैं और अपना यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अरे बहुत आसान है, टेंशन मत लो, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, सब सिखाऊंगा, इधर आ जाना। चलो अब इस पार्ट पे आ जाओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, सुनना क्या बोलता है। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, क्वेश्चन हमको बोलता था 20% शेयर्स बॉट बैक करने, हम बाय बैक कर लेते थे। क्वेश्चन बोलता था 25% बाय बैक करने, हम बाय बैक कर लेते थे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आपने लॉ पढ़ रखा है तो बाय बैक आप जितना चाहो उतना नहीं कर सकते, कुछ लिमिट्स है बाय बैक की, बराबर। वो लिमिट क्या है, तो एज अकाउंट्स के अंदर भी ये चीज़ है कि आपको 3 टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। एक टेस्ट का नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, एक का नाम है रिसोर्स टेस्ट और तीसरे का नाम है डेट इक्विटी टेस्ट। हम ये तीनों टेस्ट कंडक्ट करेंगे और तीनों टेस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, ठीक है। अब इन तीनों में से जो भी लीस्ट आएगा, सबसे लोएस्ट, आप उतना ही मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। मान लो पहले टेस्ट में आपको 10,000 आया, सेकंड टेस्ट में आपको 12 आया, थर्ड टेस्ट में आपको 8,000 आया, तो लीस्ट क्या है 8,000 आप मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो। अब ऑफकोर्स अगर कंपनी चाहे कि मेरे को 5,000 ही बायबैक करना है तो 5,000 कर सकते हो, 8,000 से कम या 8,000 मैक्सिमम बायबैक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट परफॉर्म करना है। अब ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। सबसे पहला है शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, जितने भी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, मान लो कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, उसके सिर्फ 25% आप बायबैक कर सकते हो। ये सबसे सिंपल टेस्ट है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 25%, जो भी अमाउंट आएगा, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, ये कॉलम अमाउंट का नहीं नंबर ऑफ शेयर्स का है, वो लिख देना, पहला। दूसरा है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स में क्या होता है, हम देखते हैं कंपनी का पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। मान लो कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 लाख है, फ्री रिजर्व 5 लाख है, कितना बना 6 लाख। इसका 25% पैसा आप बायबैक के लिए यूज कर सकते हो। 25% कितना होता है इसका, 1.5 लाख रुपया। सो यू कैन ओनली यूज 1.5 लाख फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। बट मेरे को हर एक टेस्ट में आंसर रुपीज में नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स में चाहिए, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय द बायबैक प्राइस, तब जाके आपको मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक कर सकते हो। वापस है सर, रिसोर्स टेस्ट में जो भी पेड अप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है वो ऐड करना, उसका 25% फंड, 25% फंड्स यू कैन यूज फॉर बायबैक। तो 6 लाख है मान लो, उसका 25% है 1.5 लाख, इतना फंड्स बायबैक के लिए अवेलेबल है। बट मेरे को फंड्स नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो मैं डिवाइड करूंगा बायबैक प्राइस से, मुझे मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक कर सकते हो एज पर द रिसोर्स टेस्ट। क्या तुमको समझ आती है? यस, देखो यही किया हुआ है, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। एक बात ध्यान रखना, व्हेन आई से फ्री रिजर्व, माय क्वेश्चन इज जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल, ये तो फ्री रिजर्व है, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व होता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, एक सेकेंड, लेक्चर के शुरुआत में बताया था सिक्योरिटीज प्रीमियम इज कंसिडर्ड टू बी फ्री रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फ्री रिजर्व है फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, वो तो सिर्फ सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए यूज मत करना। बट जब यहां हम फ्री रिजर्व की बातें करेंगे तो यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल सब यूज करना। अच्छा, एक और चीज, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द वर्ड रेवेन्यू रिजर्व एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है ना, ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये आप AS 10 में सीखते हो कि रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, बराबर। लेकिन रेवेन्यू रिजर्व जो होता है ना, रेवेन्यू रिजर्व, वो एक फ्री रिजर्व है। दोनों में फर्क है, रीवैल्यूएशन रिजर्व अलग है, रेवेन्यू रिजर्व अलग है। ये सिली मिस्टेक मत करके आना। एनीवेज, आपको 2 टेस्ट समझते का टेंशन मत लो, आपको एक क्वेश्चन भी करूंगा, नंबर्स के साथ अपन दोनों टेस्ट सीखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। बट बेसिक आइडिया आ गया? यस सर। अब सबसे मजेदार है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, कंपनी को बोला जाता है कि बायबैक के बाद, पोस्ट बायबैक,
योर डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1, शुड नॉट एक्सीड 2:1। इसका मतलब क्या है, अगर डेट 100 रुपया है तो इक्विटी मिनिमम 50 होना चाहिए, मतलब डेट का आधा तो इक्विटी होना चाहिए आपके पास। ये नहीं बोल सकते कि डेट 100 रुपया और इक्विटी 10 रुपया बचा है, नहीं हो सकता, फिर आप बायबैक नहीं कर सकते। बराबर, अगर डेट 100 रुपया है तो बायबैक के बाद का इक्विटी 50 मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये डेट इक्विटी टेस्ट में ही बच्चे फंसते हैं, बहुत सिंपल है। पहले जो मैंने बोला वो समझा कि मिनिमम जो डेट है उसका आधा तो इक्विटी मेंटेन होना चाहिए पोस्ट बायबैक, बायबैक के बाद जो इक्विटी बचता है ना वो आधा तो होना चाहिए डेट का। अब ये चेक कैसे करेंगे, यहां स्टेप्स वगैरह दिए, रटवाऊंगा नहीं, कंसेप्ट चली जाएंगे। इधर आओ, एग्जांपल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास डेट 300 का है, ठीक है, तो बायबैक के बाद कितना इक्विटी मेंटेन रखना है उसको बोलते हैं मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड, तो इसका आधा, तो 150 का इक्विटी हमको मेंटेन रखना है। ठीक है, अब आप ये देखना आपका एग्जिस्टिंग इक्विटी कितना है, तो मेरे को 150 का इक्विटी मेंटेन तो रखना है। मेरा एग्जिस्टिंग इक्विटी है 200, माय एग्जिस्टिंग इक्विटी इज 200। तो बताओ मेरे पास कितने पैसे अवेलेबल है बायबैक के लिए। तो आप बोलोगे सर आपके पास 50 रुपए अवेलेबल है बायबैक के लिए। अरे यही बोलोगे ना, देखो कैसे, 300 का मेरा डेट है, मिनिमम इसका आधा मेंटेन रखना है, 150 रुपया मेंटेन रखना है, एग्जिस्टिंग मेरा इक्विटी 200 है, तो हाउ मच फंड्स डू आई हैव फॉर बायबैक। आप बोलोगे सर 50 रुपया बायबैक के लिए। गलत जवाब, आपके पास 50 रुपया नहीं है बायबैक के लिए। क्यों? क्योंकि इस 50 रुपए में आपको बायबैक भी करना है और इसी 50 रुपए में से आपको सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है। देखो ये 50 रुपए से बायबैक के लिए नहीं है ना, आप एक तो बायबैक करते हो है ना रिजर्व से, उसके अलावा एक फ्री रिजर्व का अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर भी करते हो ना, और सीआरआर इज अ नॉन फ्री रिजर्व। मतलब ये जो 50 रुपया बचा है ना आपके पास, इसमें से भाई साहब बायबैक भी करना है और सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है, तो एक्चुअल में आपके पास 50 रुपया नहीं है बायबैक के लिए, थोड़ा सा उससे भी कम अमाउंट ही है। बराबर, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा मेरे पास कितना अमाउंट है बायबैक के लिए, उसके लिए हम फॉर्म करते हैं लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई करके, वो मैं सिखाऊंगा और इसका एक शॉर्टकट भी दूंगा। आपको भी शायद शॉर्टकट मालूम होगा बट मैं भी आपको दूंगा शॉर्टकट, एक लाइन में आंसर आएगा इसका। सुनने में बड़ा ट्रिकी लगता है बड़ा सिंपल। तो देखना मैंने लिखा भी है कि डेट 300 है, मिनिमम इक्विटी 150 मेंटेन रखना है, प्रेजेंट इक्विटी मतलब अभी 200 है, प्रेजेंट इक्विटी मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो बायबैक फंड्स अवेलेबल 50, बट एक्चुअली 50 नहीं है क्योंकि इस 50 में से बायबैक भी करना है और सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है। तो सर हम करेंगे कैसे इसको सॉल्व, इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उसके अमाउंट्स को मैं यूज करके आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा। फटाफट से आ जाओ इधर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, डेटा देखो, इक्विटी कैपिटल, ठीक है सर, फ्री रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, क्या वो फ्री रिजर्व होता है? यस सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक फ्री रिजर्व होता है सर। पीएनएल फ्री रिजर्व होता है सर। रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं नहीं नहीं, ये रेवेन्यू रिजर्व नहीं, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, वो फ्री रिजर्व नहीं होता है। फिर लोन फंड्स आपको दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, इसमें से डेट इक्विटी रेशियो पूछा है, मैं आपको तीनों करना सिखाऊंगा। सबसे पहले 3 टेस्ट करना है। अच्छा वो 3 टेस्ट कब करना है सर? जब क्वेश्चन में बोला जाए, वो बोलेगा कि बताओ मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं, तब करना। ठीक है, तो यहां बोला हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, बट मैं तीनों टेस्ट करूंगा। पहला टेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसका 25% आप बायबैक कर सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 30 लाख डिवाइड बाय 10, तो 3 लाख शेयर्स है, उसका 25% कितना होगा आपका? मेरे ख्याल से इट विल कम टू 75,000, तो पहले का जवाब आया 75,000। ये टेस्ट सिंपल है, एकदम सिंपल है सर। अगला है रिसोर्स टेस्ट, कैसे करेंगे सर? फटाफट उठाओ कैलकुलेटर, जो भी आपका पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल प्लस जो फ्री रिजर्व है, इसका 25% फंड्स आपके पास अवेलेबल है, तो पेड अप कैपिटल कितना है सर? 30 लाख पेड अप कैपिटल है, प्लस फ्री रिजर्व कौन सा है सर? जनरल रिजर्व है, फ्री रिजर्व यस, प्लस 32 लाख 50 प्लस 6 लाख ये फ्री रिजर्व है, यस सर, उसके अलावा प्लस 4 लाख 30 फ्री रिजर्व है सर, यस सर, इसका 25% आपके पास अवेलेबल है, दैट इज 18,20,000 इज द अमाउंट यू हैव विच इज अवेलेबल। बट ये तो अमाउंट है, मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो जो 18,20,000 आपके पास अवेलेबल है इसको बायबैक प्राइस से डिवाइड करना। बायबैक प्राइस 30 रुपये है, तो 30 रुपये से आप कर देना डिवाइड, आपको मिलेगा आप कितने शेयर्स बायबैक कर पाओगे? 60,666। राउंड ऑफ करना शेयर्स है और लोअर नंबर पे राउंड ऑफ करना, शेयर्स पॉइंट में नहीं हो सकते, तो लोअर नंबर पे राउंड ऑफ करना, तो इसका आंसर आएगा 60,666। सबको ये वाला टेस्ट भी समझा क्या? एकदम समझा सर, मक्खन समझा। अब आएगा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब इस टेस्ट को करने के लिए मैं स्टेप्स भी सिखाऊंगा और आपको लॉजिक वगैरह सब दूंगा, शॉर्टकट भी दूंगा। सुनना, सबसे पहले आप लिखोगे टोटल डेट। टोटल डेट कितना है? दैट इज योर लोन फंड्स बेसिकली, ठीक है, बाहर से कितना पैसा रेज किया है, दैट इज 42 लैक्स।
ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ये देखना इसके बेसिस पे मिनिमम कितना इक्विटी मेंटेन रखना है, तो मैंने बोला इसका डिवाइड बाय 2, तो आपको मिनिमम 21 लैक्स मेंटेन रखना है। कितना मेंटेन रखना है? मिनिमम 21 लैक्स। ठीक है सर, इतना मेंटेन रखना है। अब आप ये देखो एग्जिस्टिंग कितना है आपका, प्रेजेंट इक्विटी बोलते हैं उसको, तो वो कैसे मिलेगा? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, बराबर वही है, पेड अप कैपिटल प्लस सारे फ्री रिजर्व्स, ये सब ऐड करना, तो आपको आएगा 72,80,000। अभी मेरा प्रेजेंट इक्विटी है 72,80,000, मेंटेन करना है सिर्फ और सिर्फ 21 लैक्स, तो कितना फंड्स अवेलेबल है मेरे पास? तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल के मत बोलते ना इतना फंड्स अवेलेबल है, ना मुन्ना ना। क्यों? क्योंकि इस फंड से तो मुझे बायबैक भी करना है और सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है, बराबर। तो सारा फंड्स बायबैक के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें से सीआरआर में ट्रांसफर भी तो करना है, तो इसलिए हम निकालते हैं डी पॉइंट, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक, बराबर मैक्सिमम अमाउंट कितना अवेलेबल है, तो प्लीज दोनों का डिफरेंस मत निकाल देना, उतना अमाउंट नहीं है आपके पास। ठीक है, तो डी पॉइंट इज मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, बट ये तो अमाउंट मिलेगा ना, मुझे यहां भी नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो कुछ नहीं, ये अमाउंट डिवाइड बाय द बायबैक प्राइस करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स भी मिल जाएगा, तो वो ई पॉइंट में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, जो भी अमाउंट आया डिवाइड बाय द बायबैक प्राइस। वापस बता दूं 5 इजी स्टेप, डेट लिखो, इसका आधा मिनिमम मेंटेन रखना है, उसको बोलते हैं मिनिमम इक्विटी। फिर देखो प्रेजेंट इक्विटी कितना है वो लिख देना, बराबर। फिर आप देखोगे अब मैक्सिमम अमाउंट कितना अवेलेबल है बायबैक के लिए, वो दोनों का डिफरेंस नहीं है, वो किसी तरीके से आएगा, सिखाऊंगा, बट ये तो अमाउंट मिलेगा ना सर, मेरे को तो नंबर ऑफ शेयर चाहिए, तो ये अमाउंट को बायबैक प्राइस से डिवाइड कर देना, आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। अब द प्रॉब्लम इज सर हमको ये मैक्सिमम अमाउंट कैसे मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे 2 इक्वेशन। मैं आपको इक्वेशन थोड़ा लिख के समझाऊंगा तो मैं बेटर समझा पाऊंगा, प्लीज जरा मेरे को थोड़ा सा पेशेंटली ध्यान देना इधर। सबसे पहला आप ऐसा बोल देना, लेट द अमाउंट ट्रांसफर्ड, जो अमाउंट ट्रांसफर करना है आपको सीआरआर में, बी एक्स, बराबर, लेट द अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर बी एक्स। और दूसरा, लेट द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक बी वाई। पहला आप ये 2 इक्वेशन बनाओगे कि जितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना है उसको एक्स बोलो, जितना अमाउंट बायबैक के लिए अवेलेबल उसको वाई बोलो। देखो 2 चीज करनी है ना, बराबर सर। अब इक्वेशन बनाओ, देखो आपके पास जो प्रेजेंट इक्विटी है इसमें से आपको सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है और आपको बायबैक भी करना है, यही कहा था ना मैंने। तो प्रेजेंट इक्विटी में से सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है, बायबैक भी करना है, और ये सब करने के बाद आपका मिनिमम इक्विटी बचना चाहिए, ये सिखाया था। प्रेजेंट इक्विटी में से देखो इधर 72,80,000 में से बायबैक भी करना है, सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है, वो करने के बाद मिनिमम 21 लाख बचना चाहिए, ये सिखाया था ना। बस मैंने उसी को इक्वेशन में लिखा कि प्रेजेंट इक्विटी में से सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है, बायबैक भी करना है, तो मिनिमम इक्विटी बचेगा। अब इसमें से आपके पास क्या प्रेजेंट इक्विटी का अमाउंट है ना सर, 72.8 लाख, देख लो आपको मिलेगा उधर ऊपर, खुद ही निकाल रखा है आपने 72.8 लाख। एक्स का अमाउंट तो नहीं है, वाई का अमाउंट तो नहीं है, मिनिमम इक्विटी भी निकाल रखा है आपने 21 लाख, तो अमाउंट में आ गया अपना। अब बचता है सर ये एक्स और वाई कैसे मिलेगा। देखो किसी भी इक्वेशन में अगर 2 अलग अल्फाबेट है तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, बेसिक मैथ सीखा है ना यार, किसी भी इक्वेशन में 2 अलग अल्फाबेट है वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अब आपको मैंने क्या सिखाया था, जितना भी शेयर्स बायबैक करते हो उसका फेस वैल्यू सीआरआर में ट्रांसफर होता है ना, तो ये लॉजिक से एक और इक्वेशन बनता है, जितना भी शेयर्स बायबैक करते हो उसका फेस वैल्यू सीआरआर में ट्रांसफर करना होता है, सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं ना, तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगा। सबसे पहले जो अमाउंट अवेलेबल है बायबैक के लिए उसको वाई बोला गया ना, तो ऐसा बोलता है वाई डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू द फेस वैल्यू विल गिव यू एक्स। अब इसका लॉजिक सुनना, वाई क्या है, जो अमाउंट बायबैक के लिए अवेलेबल है, हमको अमाउंट नहीं शेयर्स चाहिए, तो बायबैक प्राइस से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे बायबैक के लिए, और इसी शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वही तो सीआरआर में ट्रांसफर होता है ना, इसी शेयर का जो फेस वैल्यू है वही सीआरआर में ट्रांसफर होता है ना, तो ऐसा इक्वेशन बना, वाई डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। वाई मतलब जो अमाउंट अवेलेबल है बायबैक के लिए वो वाई हो गया, डिवाइड किया बायबैक प्राइस से तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, इससे नंबर ऑफ शेयर्स मिलता है, नंबर ऑफ शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो मालूम पड़ेगा सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना है, तो इस इक्वेशन से मैंने निकाला वाई डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। अब सॉल्व करते हैं, वाई डिवाइड बाय 30, बायबैक प्राइस हो 30 इंटू ₹10 इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस वगैरह करोगे तो आपका जवाब आएगा y इज इक्वल टू 3x, 3 वहां चले जाएगा ना यार, y इज इक्वल टू 3x,
सबको समझा क्या मैंने क्या बोला? देखो यहां भी मैंने सेम इक्वेशन निकाल के रखा हुआ है कि दैट y इज इक्वल टू 3x, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 2। अब इस सेकंड इक्वेशन को आप फर्स्ट वाले में इंसर्ट कर देना। दैट मींस व्हाट यू विल डू, आप इस y को रिप्लेस कर दोगे 3x से, क्योंकि y क्या होता है? y इज 3x, y इज 3x। अब इतना आसान हो गया सुनना, अब आपको अपने बचपन का एलजेब्रा याद आ जाएगा। आप बोलोगे 72.8 लैक्स माइनस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 21 लैक्स। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना तो अपने को आता ही है। आप ऐसा बोलोगे 72.8 लैक्स माइनस 21 लैक्स विल बी इक्वल टू 4x। अब बस आप x निकालोगे तो x आपको मिलेगा, वो सॉल्व में कर रहा नहीं हो, आप निकालोगे मिल जाएगा आपको, x मिलेगा आपको 12,95,000। x क्या था? अमाउंट ट्रांसफर टू CRR था। तो y कैसे मिलेगा? y इज इक्वल टू 3x। तो जो x है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो y मिल जाएगा। y वॉज अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। अपन ने फर्स्ट लाइन में डिफाइन किया था x इज अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, y इज अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, तो वो दोनों मिल गया। सबको समझा? चाहिए तो इस पॉइंट को आप वापस से रिवाइंड करो, सुनो, शानदार तरीके से समझ जाएगा। ठीक है, तो बस इक्वेशन 2 बनाई, x ढूंढा, उससे CRR का अमाउंट मिला, y ढूंढा, y इज इक्वल टू 3x, तो उससे अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक मिला। यही तो चाहिए था। कितना अमाउंट बायबैक के लिए अवेलेबल है? देखो मैंने लिखा इधर जाके कि मैक्सिमम अमाउंट बायबैक के लिए अवेलेबल है 38,85,000। बट इन टेस्ट का एक चीज याद रखना, अमाउंट तो चाहिए नहीं, नंबर ऑफ शेयर चाहिए। तो ये अमाउंट को आप बायबैक प्राइस से डिवाइड करो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएंगे। सबको समझा क्या? यस। तो अब देखो, पहले टेस्ट में कितना बोला था? 75,000। सेकंड टेस्ट में कितना आया? 60,666। और थर्ड में आया 1,29,500। तो हम इन तीनों में से जो लीस्ट है वो बायबैक करेंगे, दैट इज 60,666। इतना ही बायबैक करोगे। वैसे क्वेश्चन में तीनों पूछा नहीं था, सिर्फ एक ही पूछा था, वो था तीसरा वाला। बट तीसरा वाला समझा क्या? स्टेप्स याद दिला दूं। पहले टोटल डेट डिवाइड बाय 2, मिनिमम इक्विटी बराबर। उसके बाद देखो प्रेजेंट इक्विटी कितना है। अब मैक्सिमम बायबैक कितना करे? दोनों का डिफरेंस नहीं, एक्स और वाई से, तो उससे मिलेगा मैक्सिमम बायबैक। ये तो अमाउंट में मिला, शेयर्स में चाहिए तो डिवाइड बाय बायबैक प्राइस कर देना, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो ही राम कथा जो एग्जाम में करनी है। सर एग्जाम में चेक कैसे करें राइट है कि नहीं? शॉर्टकट देता हूं, सुनना। शॉर्टकट सुनना बड़ा प्यारा है। सबसे पहले मुझे बताओ प्रेजेंट इक्विटी कितना? तो प्रेजेंट इक्विटी वॉज 72.8 लैक्स। अच्छा ये बताओ मिनिमम इक्विटी कितना? मिनिमम इक्विटी 21 लाख, 21 लैक्स। दोनों का डिफरेंस बताओ ना। तो 72.8 माइनस 21 दैट विल गिव यू 51.8 लैक्स। दोनों का डिफरेंस है। अब मैंने क्या कहा था? इसमें से बायबैक भी करना है और CRR में ट्रांसफर भी करना है। मुझे बताओ बायबैक की प्राइस कितनी होती है? इस क्वेश्चन में 30 रुपया। मुझे बताओ CRR में ट्रांसफर कितना करते? फेस वैल्यू 10 रुपया। तो कुछ नहीं, ये जो अमाउंट अवेलेबल है इसको बायबैक और CRR दोनों का टोटल दैट इज 40 से डिवाइड कर दो। करके देखो ना जरा, डिवाइड बाय 40 बराबर आपको जवाब आएगा 1,29,500। ये वही आंसर है जो अपने को इक्वेशन से आया था। वाओ सर, ये ऐसे कैसे जादू से आ गया? जादू नहीं है, कॉमन सेंस है। मैंने क्या बोला था? प्रेजेंट इक्विटी और मिनिमम इक्विटी दोनों का जो डिफरेंस है उससे दो काम करना है। इससे बायबैक भी करना है और CRR में ट्रांसफर भी करना है। तो कुछ नहीं यार, बायबैक का अमाउंट 30 रुपया है, CRR में 10 रुपये ट्रांसफर करते तो इस अमाउंट को 40 से डिवाइड करना मामो, तो आंसर आएगा ना। तुमको समझा गया? ये शॉर्टकट एग्जाम में कर सकते हैं क्या? देखो आईसीए ने जितने भी क्वेश्चन किए ना अपने इसमें मॉड्यूल में, सब में लॉन्ग कट से किया हुआ एक्स और वाई से। तो आप एक्स और वाई से ही करो, सिर्फ वो चेक करने के लिए आप शॉर्टकट चेक कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख के सब कुछ दिया हुआ है। आई होप आपको ये 3 टेस्ट कंडीशन समझी। ठीक है, अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम ये देखेंगे पहचाने कैसे कि 3 टेस्ट कब कब अपने को करना है और कैसे परफॉर्म करना है। बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो अब हम करेंगे जो हमारा बढ़िया अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ फटाफट से, पुराने क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 10 आ जाओ। चलो अब ये क्वेश्चन देखना प्लीज। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कंपेरेंट लिमिटेड। ठीक है, अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है, दैट इज ओके। क्या पूछा है सुनना। कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स। तो आप बोलोगे शेयर्स बाय बैक कितने करने, वो शेयर्स तो दिए। आगे पढ़ना। ऑफ ₹10 ईच ऑन 1 April 11 एट ₹20 पर शेयर। Buyback of shares is duly authorized by its articles and necessary resolution has been passed. Okay. Payment for buyback will be made out of sufficient balance. ठीक है. Comment with your calculation whether buyback of shares by company is within the provisions of Companies Act. जब ये बोल देना कि comment whether buyback is within the provisions, that means पहला आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इतना buyback कर सकता है क्या। चेक कैसे करेंगे? With the help of 3 conditions. आगे, if yes,
पास जर्नल एंट्रीज, तो 3 कंडीशन भी आ गई, जर्नल एंट्री भी आ गई, और उसके बाद बोलता है बैलेंस शीट। वो सबसे आसान काम है, फटाफट से डिस्कस करेंगे। आ जाओ, इसमें एक नया पॉइंट भी बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उसका 25%, वो सिंपल है। रिसोर्स टेस्ट, उसमें आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कौन से रिजर्व फ्री रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक है फ्री रिजर्व, पीएनएल है फ्री रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व भी है फ्री रिजर्व। तो सारे के सारे पेड अप कैपिटल प्लस सारे फ्री रिजर्व्स वो लेकर 25% करना, अमाउंट मिलेगा, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस करना, नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा, राउंड ऑफ करना टू द लोअर डिजिट। ठीक है, तो इतने शेयर आप बायबैक कर सकते हो एज पर सेकंड टेस्ट। थर्ड टेस्ट, अब इसमें आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। हम थर्ड टेस्ट में सबसे पहले लिखते हैं टोटल डेट। अब टोटल डेट में कौन से डेट ले, क्या हम सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग जो नॉन करंट है वो ले, या जो करंट लाइबिलिटी में वो भी ले। तो इसमें दो इंटरप्रिटेशन है। आईसीआई कभी कभी दोनों लेता है, कभी कभी सिर्फ लॉन्ग टर्म लेता है। सर एग्जाम में हम क्या करें, तो मैंने क्या बोला है, नॉर्मली डेट में आप दोनों ले सकते हो, करंट नॉन करंट दोनों। लेकिन अगर करंट में ट्रेड पेएबल है तो ट्रेड पेएबल इज नॉट अ डेट, तो वो मत लेना बस। ठीक है, बाकी सारे डेट है जो करंट नॉन करंट सब ले लो। मतलब देखो, आपको एग्जाम के लिए कोई एक ही याद रखना पड़ेगा ना, 3-4 चीजें याद नहीं रख सकते। तो मैंने यहाँ बोला हुआ है, जब मैं टोटल डेट लूंगा तो लॉन्ग टर्म और अदर करंट मैंने दोनों लिया हुआ है। अच्छा, अदर करंट में अगर ट्रेड पेबल होता तो वो मैं नहीं लेता, बाकी सारे अदर करंट में ले रहा हूं, क्योंकि मान लो 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 में आईसीआई ने लिया, 1 में नहीं लिया है, ध्यान रखना। टोटल डेट मिल गया। अब मिनिमम कितना इक्विटी मेंटेन करना है, इसका डिवाइड बाय 2, वो आएगा 22, 62, 500। अब आप देखना प्रेजेंट इक्विटी कितना है, वो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व करोगे मिलेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना अवेलेबल है, दोनों का डिफरेंस ना, नहीं सर, दोनों का डिफरेंस मत निकालना, वो इक्वेशन करना पड़ेगा। लेट द अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर बी एक्स, लेट अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक बी वाई। अब जो भी आपका प्रेजेंट इक्विटी है माइनस एक्स माइनस वाई शुड बी इक्वल टू योर मिनिमम इक्विटी, ये पहला इक्वेशन। दूसरा, y डिवाइड बाय बायबैक प्राइस इनटू फेस वैल्यू विल गिव यू x, तो वो दैट इज 0 0 कैंसिल करोगे तो y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन। अब कुछ नहीं, y के बदले 2x लिखना, सॉल्व करना, x मिलेगा 287,500, ये सीआरआर का अमाउंट है बराबर, और y क्या है 2x है बराबर। तो 2 इंटू एक्स करना, 5,75,000, ये आपको मिलेगा मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक। ठीक है, अच्छा मेरे को मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बाय बैक तो मिल गया, बट मुझे अमाउंट नहीं नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो डिवाइड बाय बायबैक प्राइस और 20 कर देना, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। तो पहले के हिसाब से मेरा आया 31,250, सेकंड के हिसाब से आया 39,062, थर्ड के हिसाब से आया 28,750। तीनों में से जो लीस्ट है वो बायबैक कर सकते हो, बट कंपनी को उतना करना भी नहीं है। लीस्ट कितना है, लीस्ट इज 28,750, बट कंपनी को सिर्फ 25,000 बायबैक करना है, तो उनसे जबरदस्ती येडे की तरह 28,750 बायबैक मत करवाना। कम करना तो कम करवाई ना, कम करना तो कम ही करवाना, करवाई ना क्या बोला मैंने, करवाना। ठीक है, अच्छा अगर कंपनी बोलती नहीं मुझे 30,000 बायबैक करना है, तो फिर आप रेस्ट्रिक्ट करते हो, आप बोलते नहीं नहीं इतना नहीं, आप सिर्फ मैक्सिमम 28,750 बायबैक कर सकते हो। क्या तुमको ये समझता है? अच्छा, इसमें भी शॉर्टकट मैंने करके दिखाया। हाँ, प्रेजेंट इक्विटी इतना है, मिनिमम इक्विटी इतना है, दोनों का डिफरेंस, इससे बायबैक भी करना है, सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है। बायबैक 20 रुपया, सीआरआर 10 रुपया है, तो डिवाइड बाय 30 करना, आपको सेम 28,750 शेयर आपको मिल जाएंगे। सबको समझता है? यस। अब आप एंट्री पास करोगे 25,000 के हिसाब से, ठीक है, तो वही 4 एंट्री आएगी, सिंपल सिंपल है, एंट्री में कुछ नया नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स कॉम्पिटेंट लिमिटेड। बैलेंस शीट कैसे बनेगा, कुछ नहीं, एंट्री देखना, कैपिटल कम हुआ है तो 2,50,000 से आपका कैपिटल कम कर देना। उसके अलावा प्रीमियम, ये प्रीमियम और ये प्रीमियम नॉक ऑफ हो जाएगा, ये बॉट बैक और ये बॉट बैक नॉक ऑफ हो जाएगा। बचेगा क्या आपका 2 कैश बैंक, तो कैश बैंक कम कर देना 5 लाख से, कैश बैंक का अलग हेड नहीं है तो अदर करंट एसेट से कम कर देना। उसके अलावा आपका बचेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 लाख का, तो प्रीमियम आपका 2.5 लाख से कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका रेवेन्यू रिजर्व कम होगा और सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो रेवेन्यू रिजर्व हमने कम किया और सीआरआर में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर बैलेंस शीट आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसके बाद और कौन सा बढ़िया क्वेश्चन है सर करना। अच्छा मैंने लिख के दिया हुआ, व्हाइल कैलकुलेटिंग टोटल डेट फॉर द पर्पस ऑफ डेट इक्विटी रेशियो we can consider other current / other non-current liability in debt. Please note if trade payables are given separately, ideally they should not form part of total debt. Alternative assumptions are also permitted by ICAI. मैं बोलूंगा जो भी assumption ले रहा हूं नोट लिखकर जरूर आना उसका। ठीक है, आ जाओ चलो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है, कभी कभी 5-6 मार्क का पूछता है, आना इधर, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या बोलता है, इसमें डेटा दिया हुआ आपको कैपिटल का, रिजर्व्स का, इसमें जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व है, पीएनएल फ्री रिजर्व है,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व कभी फ्री रिजर्व नहीं होता है। लोन फंड्स 1800 है, ठीक है सर। फिर बोलता है अपने को बताना है मैक्सिमम परमिसेबल कितना बायबैक कर सकते हैं। प्रीवेलिंग मार्केट वैल्यू 25 रुपया है और बायबैक प्राइस उसके 20% ऊपर है, मतलब बायबैक प्राइस 30 रुपया है। यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायरमेंट, मतलब वो फ्री रिजर्व नहीं है। कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, है ना। एंड ऑल्सो अंडर अ सिचुएशन वेयर लोन फंड्स ऑफ द कंपनी वर आइदर 1200 और 1500, मतलब यहां टोटल एक नहीं 3 क्वेश्चन के बराबर हो गया। पहला क्वेश्चन जहां लोन फंड्स 1800 है, सेकंड केस जहां लोन फंड्स 1200 है, थर्ड केस जहां लोन फंड्स 1500 है। इन तीनों केस में बायबैक सजेस्ट करना है कितना कर सकते हैं। अच्छा, वो करने के बाद assume that entire buyback is completed, show the accounting entries in the company's books in each situation। 3 सिचुएशन में एंट्री करना है, मतलब 3 सिचुएशन 3 बार क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऐसा टाइप के क्वेश्चन की खास बात समझ जाएगी सॉल्व करते करते। सबसे पहला 3 टेस्ट करना है। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में लोन फंड्स कितना उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर तीनों केस में सेम आएगा। सेम विद रिसोर्स टेस्ट, इसका भी आंसर तीनों केस में सेम आएगा, वहां तकलीफ नहीं है। सिर्फ डेट इक्विटी रेशियो तीनों केस में अलग होगा, बिकॉज डेट इक्विटी में हम डेट यूज करते हैं। तो देखो मैंने कैसे किया हुआ है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 जो क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है वो, केस 2 डेट इज 1200, केस 3 डेट इज 1500, ठीक है। अब मिनिमम कितना इक्विटी मेंटेन करना हर केस में, तो डिवाइड बाय 2 कर देना, कर दिया सर। फिर आप देखना प्रेजेंट इक्विटी कितना है, तो प्रेजेंट इक्विटी तीनों केस में सेम ही होगा ना। प्रेजेंट इक्विटी दिस पेड अप कैपिटल प्लस द फ्री रिजर्व्स, तो वो 750 है। अब थोड़ा दिमाग खुला रख के कंक्लूजन ड्रॉ करना। पहले केस में मिनिमम इक्विटी 900 मेंटेन करना है, 900। आपका प्रेजेंट इक्विटी उससे ऑलरेडी बहुत कम है, प्रेजेंट इक्विटी 750 है, तो बायबैक के लिए आपके पास 1 रुपया भी अवेलेबल नहीं है। बोल मत देना सर 150 का डिफरेंस है ना, अरे लॉजिक लगाओ, मिनिमम 900 मेंटेन रखना है, आप ऑलरेडी उससे नीचे हो, तो नो बायबैक इज पॉसिबल ईयर, बराबर। केस 3 भी देखना, केस 2 बाद में देखूंगा, केस 3 देखना। केस 3 में आपका मिनिमम इक्विटी 750 मेंटेन रखना है, करेंटली इक्विटी 750 है, तो 1 रुपए का बायबैक किया ना तो प्रेजेंट इक्विटी मिनिमम के नीचे गिर जाएगी, तो केस 3 के अंदर भी बायबैक आप नहीं कर सकते। तो जो बायबैक पॉसिबल है वो सिर्फ केस 2 में पॉसिबल है। कैसे? मिनिमम इक्विटी आपको 600 मेंटेन रखना है, आपका इक्विटी अभी कितना है 750 है, बराबर। तो इस केस में आप थोड़ा बायबैक कर सकते हो, बिकॉज मिनिमम इक्विटी 600 ही चाहिए, जबकि आपका एग्जिस्टिंग 750 का इक्विटी है। तो वही 2 इक्वेशन करके आप मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल निकाल दो और नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक वाले निकाल दो। इसका मतलब एक्चुअली ये 3 नहीं, एक ही क्वेश्चन है, बिकॉज केस 1 और केस 3 में तो बायबैक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बायबैक कितना करोगे, लीस्ट ऑफ द 3 टेस्ट। पहले 2 टेस्ट में भले कुछ आंसर आया, बट थर्ड टेस्ट में अगर आपका आंसर नील आ जाता है तो आप बायबैक कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज तीनों में से व्हिचएवर इज लोअर लेते हैं। तो यहाँ एक्चुअली एक ही क्वेश्चन बना, बस इसी की आपको एंट्री मारनी पड़ेगी बायबैक की, कि अगर हम 3.75 करोड़ शेयर्स बायबैक कर ले तो एंट्री क्या बनेगी। ऑफकोर्स लोएस्ट देखना 8.25, 6.25 और 3.75, तो ये लोएस्ट है, इतना बायबैक करना। बाकी एंट्री वाला काम है, आप कर सकते हो आराम से, शॉर्टकट से भी सेम आंसर आपको आ जाएगा 3.75 का, मैंने करके यहाँ दिखाया हुआ है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर। आ जाओ, बायबैक का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने। अब ये क्वेश्चन कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, बायबैक के जितने मार्क्स आपके एकदम सिक्योर हो जाएंगे। ये भी बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है, मैंने एलडीआर स्क्वायर इसलिए मार्क किया बिकॉज ये काफी कुछ कवर करता है, ठीक है। देख लो पहले बैलेंस शीट वगैरह दे रखा है, ठीक है सर। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, जो इक्विटी के बाजू में 6% दे रखा है वो 6% एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक कर लेना, ठीक है। क्या बोलता है सुनना, कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। पहले प्रेफरेंस का रिडम्पशन है, आता है हमको, रिडम्पशन की एंट्री मारोगे, पेमेंट करोगे, राइट ऑफ करोगे प्रीमियम को और सीआरआर में ट्रांसफर करोगे, पहला चीज। सेकंड, ऑल्सो ऑफर टू बायबैक मैक्सिमम परमिसेबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर बायबैक होंगे, बट कितने होंगे ये नहीं बताया, तो 3 टेस्ट से आप जवाब निकालोगे, है ना। शानदार क्वेश्चन। उसके अलावा पेमेंट ऑफ द अबव वाज मेड आउट ऑफ बैंक बैलेंस, ठीक है। कंपनी एड इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, ओन डिवेंचर कैंसिल, याद है क्या, जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट पे कैंसिल होएगा, जो लाइबिलिटी है वो फेस वैल्यू पे कैंसिल होएगी, डिफरेंस आपका प्रॉफिट लॉस ऑन कैंसिलेशन है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ये वो वाली एंट्री। उसके बाद 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 5 शेयर्स, 1/5 के रेशियो में बोनस भी जाएगा सर, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसेबल नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, और एंट्री चाहिए, क्योंकि काफी कुछ है तो बैलेंस शीट नहीं मांगा है। फटाफट से देख लो, प्यार मोहब्बत से करेंगे। पहले फ्लो डिस्कस किया है, पहले प्रेफरेंस का करेंगे रिडम्पशन, उसके बाद इक्विटी के बायबैक में 3 टेस्ट परफॉर्म करोगे, एंट्री पास करोगे। फिर अब यहां डेट्स दिया हुआ है, देखो नॉर्मली डिवेंचर कैंसिल हम पहले कर देते हैं, बट डेट्स के तहत डिवेंचर कैंसिल शायद बाद में भी हो रहा है, पहले भी कर सकते हो, यहाँ इक्विटी के बायबैक के पहले भी कर सकते हो, तो उसकी एंट्री आ जाएगी।
और उसके बाद बोनस की एंट्री आएगी। फटाफट से देख लो। पहले प्रेफरेंशियल रिडम्पशन, क्या बोला था, कितने पे रिडीम करना है, 10% के प्रीमियम पे। तो ये रहा फेस वैल्यू, ये रहा प्रीमियम टू प्रेफरेंशियल होल्डर। पहले पेमेंट किया, प्रीमियम को राइट ऑफ किया और फेस वैल्यू जितना भी है फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर किया। ठीक है, हो गया। उसके बाद अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, इक्विटी के बायबैक में 3 टेस्ट कंडक्ट करते हो ना, 3 टेस्ट के लिए फ्री रिजर्व्स भी चाहिए रहते हैं ना। क्वेश्चंस वाले जो फ्री रिजर्व है वो नहीं यूज कर पाओगे, क्वेश्चंस वाले जो फ्री रिजर्व है वो नहीं यूज कर पाओगे। क्यों? जैसे ही प्रेफरेंस का रिडम्पशन किया है, मैं बोलूँ आपके फ्री रिजर्व्स के अमाउंट चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया, दिस अमाउंट विल रिड्यूस, जनरल रिजर्व यूज किया, दिस अमाउंट विल रिड्यूस। इसकी वजह से आपको फ्री रिजर्व का रिवाइज्ड वैल्यूज निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने किया हुआ है, रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ फ्री रिजर्व्स पोस्ट प्रेफरेंस रिडम्पशन। हाँ सर ये तो इंपॉर्टेंट था, इसलिए तो एलडीआर स्क्वायर है। तो जनरल रिजर्व आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 625, बट आपने बायबैक के लिए 240 सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, तो इतना ही जनरल रिजर्व बचेगा। प्रीमियम 52 है, बायबैक के लिए 24 आपने यूज कर लिया, तो 28 ही बचेगा। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पूरा बचेगा। तो अब जब आप 3 टेस्ट करोगे तो 3 टेस्ट में पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व चाहिए रहता है ना, तो फ्री रिजर्व में क्वेश्चन वाले नहीं, ये वाले फ्री रिजर्व देखना। ठीक है, चलो अब 3 टेस्ट करेंगे। शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जितने भी शेयर्स है उसका 25% याद है। रिसोर्स टेस्ट, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल में लेना इक्विटी का कैपिटल, दैट इज हाउ मच, इट इज 780, प्लस फ्री रिजर्व में जो हमने क्वेश्चन में वो नहीं, ये वाले लेना। तो देखो मैंने ये वाला एडअप किया इधर, उसका 25%, ये अमाउंट अवेलेबल है, डिवाइड बाय द बायबैक प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। सेम डेट इक्विटी के अंदर भी, जब डेट इक्विटी में प्रेजेंट इक्विटी निकालोगे ना, तो यहां भी रिवाइज्ड फ्री रिजर्व लेना। वही टोटल डेट निकाला। टोटल डेट में देखो अब क्या क्या है, डेट में डिवेंचर तो आएगा, अनसिक्योर्ड लोन्स भी आएगा, करंट लाइबिलिटी। इन्होंने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर किया है, 2 अल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया है। कंसिडर कर लोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैंने क्या बोला था, कर लेना, सिर्फ ट्रेड पेबल होगा तो मत करना, और जब कर रहे हो कंसिडर तो नोट लिख कर आ जाना। ठीक है, आप इनका सोल्यूशन देखोगे ना आईसीआई का, उन्होंने दोनों ऑल्टरनेटिव में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, कंसिडर किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। आ जाओ, तो यहां एक बार फटाफट से देख लो। टोटल डेट, इसका आधा इक्विटी मेंटेन रखना है, प्रेजेंट इक्विटी इतना है, प्रेजेंट इक्विटी में फ्री रिजर्व न्यू वाले यूज करना। ठीक है, अब मैक्सिमम कितना बायबैक करेंगे, अरे वही घिसे पिटे 2 इक्वेशन, अब तो आप बना लोगे यार, शॉर्टकट भी सिखाया हुआ है। प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम इक्विटी, जो डिफरेंस है इसमें से बायबैक भी करना है, सीआरआर में ट्रांसफर भी करना है, तो आपको इससे भी मिल जाएगा। ये शॉर्टकट से चेक करने के लिए करना। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा बायबैक के लिए। अब देखना कौन सा करे, 19.5, 11.175 या 24.7875। तो 11.175 इज द लीस्ट, तो उतना बायबैक करोगे, मैंने वो यहाँ लिख के दिया हुआ है। बस अब इसकी एंट्री मारनी है। पहले कैपिटल प्रीमियम टू शेयर्स बॉट बैक, शेयर्स बॉट बैक को पे ऑफ करो, प्रीमियम राइट ऑफ करो। अब प्रीमियम बचा कितना है अपने पास, लेटेस्ट वाले फिगर में देखना, प्रीमियम था सिर्फ 28 का, लेकिन राइट ऑफ कितना करना है प्रीमियम, 223.5 का। तो 28 जो बचा है उतना प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, बाकी जनरल रिजर्व यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर सीआरआर में ट्रांसफर करने वाली एंट्री आप मार दोगे। ठीक है, उसके बाद डिवेंचर कैंसिल करना है, इन्वेस्टमेंट कैंसिल करोगे क्रेडिट करके, लाइबिलिटी करोगे कैंसिल डेबिट करके, लाइबिलिटी जाएगी फेस वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट जाएगा कॉस्ट पे, डिफरेंस प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन सिखा चुका हूं, कैपिटल रिजर्व में जाता है। फिर बोनस, बोनस बायबैक के बाद हो रहा है, तो टोटल शेयर्स में से बायबैक वाले माइनस कर देना, बचे हुए शेयर्स पे 1/5 का बोनस दे देना। सीआरआर से देना है तो सीआरआर टू बोनस शेयर्स और बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बायबैक के सारे मार्क्स आपके जेब में। ठीक है, अच्छा बायबैक में और कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? हाँ, बायबैक में ना कुछ थियोरेटिकल चीजें भी है। जैसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायबैक। अब मैं थियोरी में नहीं घुस रहा हूँ, 5 पॉइंट है, येलो हाईलाइट करके दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना। एमसीक्यू वगैरह में आज 4 मार्क का थियोरी क्वेश्चन आया तो कर लेना, फिर बोलना मत आकाश सर ने बोला नहीं था। उसके अलावा जब बायबैक करोगे तो उसके कुछ प्रोसीजर वगैरह भी दिए हुए। अब मॉड्यूल में ये 3-4 पेज में दिया हुआ है, मैंने क्या किया है, मॉड्यूल के वो 3-4 पेज निकाले और उसमें से सिर्फ येलो हाईलाइट जो पार्ट है ना वो आपको पढ़ना है। जैसे देखो इस पार्ट में येलो हाईलाइट किया हुआ है, अगले पेज पे देखो मैंने सिर्फ इतना सा हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, पढ़ोगे सब समझेगा। ये आपने लॉ में पढ़ा हुआ है, वापस क्यों नहीं पढ़ा रहा, वापस क्यों नहीं पढ़ा रहे हो सर आप, ये लॉ में पढ़ के आते हो आप। ठीक है, ध्यान रखना। अगले पेज पे भी जो काम का है येलो हाईलाइट किया हुआ है, बोर्ड नोट्स में डालूंगा ना टेलीग्राम पे, वहां से आप देख लेना। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस सर। तो इसी के साथ समाप्त होता है बायबैक का रिवीजन। आई होप आपको ये प्यारा प्यारा रिवीजन पसंद जरूर आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट बता के जाना कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, बिकॉज आपके लिए वो कमेंट है, मेरे लिए इट इज अ मोटिवेशन फैक्टर टू अपलोड मोर सच वीडियोस फॉर यू गाइस। उसके अलावा अब इतना बेहतरीन पढ़ाया है तो प्यार से आखिर में क्या बोलेंगे,
एक के है भाई साहब, है ना? तो एक के भाई साहब, टेंशन लेना नहीं, भाई आया है, सब करा के जाएगा, ठीक है? अब इतना खत्म कर दिया है तो एक प्रचारण कर लूँ। अगर आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपके कोई जूनियर्स वगैरह है जिनको लगता है कि बैच लेने की ज़रूरत है, तो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन bbvirtuals.com, ठीक है? तो वहाँ मेरा रेगुलर बैच भी है, मेरा एडवांस अकाउंट्स का एक एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक काइंड ऑफ ए बैच भी है, तो आप वो सब सजेस्ट कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एग्जाम है, लेकिन जूनियर्स का भला ज़रूर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, चलो बाय बाय।